भी बता देते हैं। बहुत सारे बच्चे जुड़ रहे हैं, बहुत सारे नए बच्चे आए हैं। तो आप लोग जो भी तैयारी शुरू कर रहे हैं, जिस भी क्लास में कर रहे हैं, अभी तो इन दिनों में जो फ़ोन आते हैं उसमें बहुत सारे बच्चे अभी स्कूल में हैं, छोटी छोटी क्लासेस में हैं, कोई 8th में 9th में। पेरेंट्स फ़ोन करते हैं इनको IAS बनना है, पर अभी तो बहुत छोटी क्लास है। मतलब आप लोग तो ग्रेजुएशन में हैं अधिकांश लोग, और कुछ लोग 11th 12th में। तो बहुत अब पता नहीं क्या इंस्टाग्राम से हुआ है या फेसबुक से या जो भी सोशल मीडिया पे है, आजकल IAS का क्रेज़ छाया हुआ है। हर कोई IAS IPS बनना चाहता है। तो अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है कि हर कोई बनना चाहता है, लेकिन थोड़ा सा रास्ता समझना पड़ेगा। ये अगर आप बहुत अर्ली एज में भी शुरुआत करना चाहते हैं तो कुछ कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, और बड़ी एज में भी आ गए हैं और अगर नहीं हुआ है तो भी क्लियर होना चाहिए। तो कंसेप्ट ये है, बताना चाहते हैं हम लोग आपको कि दरअसल अगर इसको आप तैयारी को अपनी लाइफ का हिस्सा बना लें तो बहुत आसान हो जाता है। लाइफ का हिस्सा बनाने से मतलब ये है कि आप जो कुछ देखते हैं, टीवी पे देखते हैं, आप कोई यूट्यूब देखते हैं, तो मनोरंजन की फालतू चीज़ें देखने के बजाय ज्ञान वाली चीज़ें ज़्यादा देखी जाए। न्यूज़ चैनल थोड़ा सिलेक्शन करना पड़ेगा अभी आपको, क्योंकि न्यूज़ चैनल जो है वो थोड़े से राजनीतिक बातें ज़्यादा करते हैं। तो राजनीतिक बातें ज़्यादा आपके काम की नहीं हैं, क्योंकि वो कभी मंदिर मस्जिद की बात करते हैं या हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, तो वो हमारे सिविल सर्विसेज के सिलेबस में नहीं है वो, और उसमें समय बेकार करने से कोई फायदा, उसका कोई मतलब नहीं है। तो उसमें समय बेकार बिल्कुल ना करें। वैसी चीज़ें देखने के लिए टाइम वेस्ट ना करें, काम की चीज़ देखें, सूचनाएं, इन्फॉर्मेशन, नॉलेज, जहाँ से साइंस का नॉलेज मिले, घटनाओं का वास्तविक चित्रण करने वाली चीज़ें। जैसे अभी भूकंप आया और भूकंप का विज्ञान यदि कोई समझा रहा है या भूकंप की घटना के बारे में कुछ बता रहा है, अगर उसको राजनीतिक रूप दे रहा है तो उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि उसमें टाइम वेस्ट हो जाएगा हमारा। तो एक तो ये आपको ध्यान रखना है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, दोनों चीज़ें बड़ी ध्यान रखने वाली बात है। इंटरनेट पे भी बहुत सारा मटेरियल है, कौन सा डाउनलोड करना है कौन सा नहीं करना है, तो क्रॉस चेक जरूर करना है। हमने आपको बताया था क्रॉस चेक करना है। और लाइफ में शामिल करने से मतलब ये है कि अलग से आप पढ़ेंगे तब ऐसे मटेरियल को पढ़ेंगे, वो तब पढ़ेंगे, लेकिन पहले आप जो कुछ भी समय बिता रहे हैं, जैसे टीवी पे समय बिता रहे हैं, तो आपको समय को बर्बाद नहीं करना है। क्योंकि जो व्यक्ति पढ़ाई में समय लगाता है अपना, टीवी पे भी, यूट्यूब पे भी, मोबाइल में भी, लैपटॉप पे भी आप कुछ देख रहे हैं, PC चला रहे हैं तब भी, और ये जो समय जब आप पढ़ाई में लगाते हैं तो फिर तैयारी, फिर मात्र 6 महीने साल भर की तैयारी की ज़रूरत पड़ती है। और अगर आपने वो समय अगर दूसरी चीज़ों में लगाया तो हो सकता है 4 साल तैयारी करने के बाद भी आप सिविल सर्विसेज ना निकाल पाएँ। तो जो लोग पहले अटेम्प्ट में निकालते हैं 21 साल में, 22 साल में, वो तभी निकाल पाते हैं जब उन्होंने अपनी ज़िंदगी का समय बिल्कुल एकदम एक सही डायरेक्शन में लगाया हो, तब जाकर के वो जल्दी निकाल पाते हैं। नहीं तो फिर दिक्कत आती है, बहुत सारा समय आपका तैयारी में चला जाता है और वो बच्चे आगे निकल जाते हैं। तो कुछ स्कूल ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों को वैसा गाइड करते हैं। स्कूल में भी 1 या 2 टीचर होते हैं जो थोड़ी जागरूकता फैलाते हैं। वो सुबह जल्दी पहुंच जाएंगे, करंट अफेयर्स लिख देंगे उस दिन का बोर्ड के ब्लैक बोर्ड पे। कई बच्चे डायरी लेके आएंगे, फिर उस ब्लैक बोर्ड से उसको नोट डाउन करेंगे, लिखते हैं बच्चे कि सर ने लिखा है। तो फिर वो क्विज़ कराता रहता है, समय समय पे कंपटीशन कराता रहता है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ कराता रहता है। तो ऐसे जो 1-2 एक्टिव टीचर किसी स्कूल में हैं तो वो पूरे स्कूल का माहौल बदल के रख देते हैं। वहाँ पर 4 या 5 बच्चे बहुत ही इंटरेस्टेड होते हैं इन सब चीज़ों में, जो हमेशा उस टीचर के आसपास मंडराते हैं, उस ब्लैक बोर्ड के आसपास दिख जाएंगे। हर कंपटीशन में 1st, 2nd, 3rd वही आते हैं वो बच्चे। वो ऐसे जो बच्चे होते हैं वो सिविल सर्विसेज की तैयारी 6 महीने में कर लेते हैं। उनके लिए 6 महीने की पढ़ाई। अब जो ऐसे बच्चे नहीं हैं, हमेशा बोलने से कतराते रहे, लिखने से कतराते रहे, कंपटीशन में भाग लेने से कतराते रहे, जीके का उन्होंने कभी कोई कंपटीशन नहीं दिया, किताबें नहीं पढ़ी, लाइब्रेरी में कभी नहीं बैठे, और लाइब्रेरी में गए तो भी अपनी कोर्स की किताब उठाई बस,
जिन्होंने सिविल सर्विसेज की किताबों की तरफ ध्यान नहीं दिया, क्रॉनिकल, प्रतियोगिता दर्पण लगा हुआ था लेकिन उधर पढ़ने नहीं गए कभी, ऐसे बच्चों को बहुत दिक्कत आती है। तो ये जितने भी बच्चे छोटी क्लासेस में हैं, भविष्य में 4 या 5 साल बाद वो 21 साल के होंगे, कोई 3 साल बाद होगा, कोई 2 साल बाद 21 साल का होगा। तो अभी से अपनी ज़िंदगी उस टाइप की बनाएं कि आपको सिर्फ 6 महीने में सिविल सर्विसेज की तैयारी हो जाएगी। और अगर आपने ऐसी तैयारी नहीं की तो वो बहुत भारी भरकम है, हो सकता है 6 साल में भी ना हो। तो कई लोग प्रश्न पूछते हैं कि क्या करना चाहिए, तो करना तो 6th क्लास में भी अच्छा कुछ चाहिए, 7th में भी करना चाहिए, कोई 8th में है तो भी, 9th में है तो भी, डिपेंड करता है। दृष्टिकोण बदल जाता है तो अपने आप बहुत कुछ बदल जाता है। जैसे किसी के पिताजी, बच्चा 15 साल का है और अच्छा खासा रेस्टोरेंट चलाते हैं और उसके पिताजी की डेथ हो गई, तो कई बार वो 15-16 साल की उम्र में रेस्टोरेंट संभाल लेता है। तो उसको मालूम है चीनी कहाँ सस्ती मिलती है, चाय पत्ती कहाँ सस्ती मिलती है, दूध कौन सस्ता देता है, उसको सब चीज़ें समझ में आने लग जाती है। धीरे धीरे वो लोगों से कांटेक्ट में आने लगता है, धीरे धीरे वो नगर पालिका में बिल जमा कराने लगता है, नगर निगम में कांटेक्ट हो जाता है उसका। बिजली का बिल भी उसको समझ में आने लगता है कि बिजली का बिल कितना आता है, गैस कितने में खरीदी जाती है ये भी उसको समझ में आ जाता है, आटा बेसन कितना महंगा आता है वो भी समझ में आ जाता है, कौन से फेस्टिवल पे कौन सी चीज़ फिर रेस्टोरेंट में बनानी चाहिए, कौन सी ज़्यादा बिकती है, कौन सी नहीं बिकती है, कौन सी ख़राब हो जाती है। धीरे धीरे प्रैक्टिस से ये सब चीज़ें समझ में आ जाती है और वो 17 साल का होते होते 18 साल का होते होते मैच्योर हो जाता है और अच्छा दुकानदार बन जाता है, अच्छा रेस्टोरेंट मालिक बन जाता है। और यूँ जब पिताजी जिंदा थे तो वो कई बार 21 साल का भी बच्चा है तो पिता को लगता है कि ये बहुत नासमझ है, ये बोला है, ये कैसे चलाएगा, ये तो कुछ नहीं कर सकता मेरे बगैर। लेकिन उसके ऊपर जब जिम्मेदारी आ पड़ती है तो 18 साल की उम्र में, 17 साल की उम्र में बहुत तेज तर्रार बन जाता है। तो ऐसे ही जो 7th में है, 8th में है, 9th में है, अगर उसको लगता है कि सिविल सर्विसेज मेरी एग्ज़ाम है और वो सिलेबस लेके बैठ जाता है और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही या टीवी देखने लगता है, उसी अकॉर्डिंग वेबसाइट सेलेक्ट कर लेता है, उसी अकॉर्डिंग PDF सेलेक्ट कर दिए, उसी अकॉर्डिंग उसने YouTube के वीडियो डाउनलोड कर लिए या देखना शुरू कर दिए, तो वो तो 9th 10th में आते आते तो UPSC के लायक बन जाएगा, 12th आते तो हो ही जाएगा, कॉलेज में आते आते तो हो ही जाएगा। तो ये तो बहुत आसान काम है। वो डिपेंड करता है कि आप जिम्मेदारी कब उठाते हैं, आप उसे अपनी परीक्षा कब मानते हैं। अपनी परीक्षा जब मानने लग जाते हैं और उसको ओढ़ लेते हैं तब से तैयारी शुरू हो जाती है। कई लोग ग्रेजुएट हो जाते हैं, PG हो जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता कि हम ज़िंदगी में क्या करें, तो उनको बहुत लेट 22-23 की उम्र में समझ में आई, तो 27-28 के आसपास जा कर के जब जिम्मेदारियां बहुत सारी आ जाती है, अपेक्षाएं आ जाती है, घर वालों का प्रेशर आ जाता है, तब उनको समझ में आता है। तब तक बहुत लेट हो जाता है क्योंकि तब आउटपुट की डिमांड होने लगती है, भैया कर क्या रहे हो, वाकई में हमें रिजल्ट चाहिए, हमें रिजल्ट निकाल के दो। तो उस दबाव में फिर वो और उल्टा सीधा करते हैं, तो उस दबाव में वो कर नहीं पाते। तो हमने दोनों तरह के बच्चों के लिए बता दिया। ठीक है, आप 22-23 में भी अगर चेत गए हैं कोई बात नहीं, 27-28 तक भी रिजल्ट आते हैं तो कोई बात नहीं। भाई आप 32 साल की उम्र में बेरोजगार घूमते फिरेंगे या 35 साल की उम्र में भी बेरोजगार घूमते फिरेंगे, उससे तो बहुत अच्छा है कि आप 28-29 में बन जाएं, कम से कम बन तो रहें। लेकिन अगर आप तनाव पालेंगे तो आप 35 साल तक नहीं बन पाएंगे और फिर ओवर एज भी हो जाएंगे और बाहर भी हो जाएंगे, किसी काम के नहीं रहेंगे। तो इससे तो अच्छा है कि आप 29 में बन रहे हैं या 30 में बन रहे हैं या 31 में बन रहे हैं, कम से कम पोस्ट पे तो बैठ जाएंगे, गाड़ी बंगला तो आ जाएगा, पावर तो वही रहेगा, तो उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए तनाव नहीं लेना है उस चीज़ का। जिनने जल्दी शुरुआत कर ली वो 21-22 में बन जाएंगे, जो लेट शुरुआत करेंगे वो 26, 27, 28, 29, 30 तक बन जाएंगे। लेकिन लगे रहना पड़ेगा। लगना सबको 4-5 साल पड़ता है, हवा में नहीं होता कभी भी एकदम ऐसे। एकदम से तभी होगा, हमने बताया एकदम से तब होगा जब आप एक्स्ट्रा करिकुलर में हैं, हमेशा एक्टिव हैं, आपके किसी न किसी टीचर का सपोर्ट रहा हो, आप पहले से ही अच्छी कोचिंग क्लास से जुड़ गए हों जो आपको अच्छे से गाइड कर सकता हो, उसमें आप बहुत पहले से जुड़ गए हो, 11th क्लास में जुड़ गए, 9th में जुड़ गए, और तब से ही आपने अपनी ज़िंदगी को ही, तैयारी को ही ज़िंदगी का हिस्सा बना लिया। तो वो ज़िंदगी और तैयारी दोनों साथ साथ चलती है, तो अलग से नहीं होता। और वो ग्रोइंग एज होती है, उस समय दिमाग बहुत फर्टाइल होता है, दिमाग बहुत तेज चल रहा होता है, उस समय में आप उसको खाना दे रहे होते हैं UPSC के लायक, तो बहुत जल्दी जल्दी पकड़ता है और डाइजेशन भी बहुत अच्छा होता है।
उम्र का कोई नहीं, मैंने बताया अभी आपको कि बहुत कम उम्र में जिम्मेदारी आ जाती है तो वो जिम्मेदार बन जाता है। तो उम्र से कोई लेना देना नहीं कि इतनी कम उम्र में उसका दिमाग फट जाएगा अगर उसको इतनी बड़ी बात बता दी, तो ऐसा कुछ नहीं होता है ना। कई लोग हैं, कई लोग शासक बन जाते हैं। ये लामा जितने भी बनते हैं, दलाई लामा, कर्मापा लामा, 5-6 साल के बच्चे को बना देते हैं, पैदा होते ही बना देते हैं ना उसको, तो एक तरह से घोषणा कर देते हैं ये अगला लामा होगा। 5-6 साल का तो कुर्सी पे बिठा देते हैं, लेकिन 11-12 साल के आते आते, 13 साल आते आते वो प्रवचन देने लगते हैं, बौद्ध धर्म के ज्ञाता होने लगते हैं धीरे धीरे। 17-18 में वो बहुत बड़ी परीक्षाएं पास कर लेते हैं और बहुत ऊंचे पद पे पहुंच जाते हैं, क्योंकि उनको बचपन से एक गुरु के पद पे बिठा दिया गया है। पुराने समय में जो राजा महाराज थे, बादशाह थे, वो बहुत कम उम्र में पिता मर गए तो फिर गद्दी पे बैठ जाते थे, तो राज्य के षड्यंत्रों को भी समझते थे, आक्रमण भी करते थे, उनके सेनापति मंत्रियों के माध्यम से सत्ता भी चलाते थे। तो उसका उम्र से बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है। जिस भी उम्र में आप शुरुआत करेंगे बहुत जल्दी रिजल्ट आएंगे। अगर जल्दी शुरू करेंगे जल्दी रिजल्ट आएंगे, देर से शुरू करेंगे देर से रिजल्ट आएंगे, क्योंकि पकना तो सबको पड़ता है, सबको पकना पड़ता है, बिना पके नहीं होता। एक लेवल है इसका, लेवल धीरे 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 आता है, ठीक है। अब आप तेज लाना चाहते हैं तो सारी चीज़ें कर लो, खाना पीना भी ठीक कर लो, रहना भी ठीक कर लो, जो तनाव है उसको दूर कर दो, और टाइम पढ़ाई में कम दे रहे हैं तो ज़्यादा देने लग जाओ। तो एक बहुत बड़ा रिसोर्स है समय, टाइम। टाइम ज़्यादा देना पड़ता है। कोई अगर 8 घंटे पढ़ रहा है तो 12 घंटे पढ़ने लग जाए, रिजल्ट जल्दी आ जाएंगे। 12 घंटे वाला 14 घंटे पढ़ने लग जाए। फिर पढ़ने की क्वालिटी, अटेंशन। अगर 8 घंटे पढ़ने से सर दर्द होता है तो प्रोटीन डाइट लें, डाइट चेंज करें, प्रोटीन डाइट शुरू करें और डाइट चेंज करके देखें फ़र्क पड़ता है। डॉक्टर को दिखाएं, मल्टीविटामिन खाएं, उसके हिसाब से चेंज करके देखें, चेंज आ जाएगा। तो शरीर एक हमारा बहुत बड़ा रिसोर्स है, मानव संसाधन है, और दूसरा समय संसाधन, टाइम रिसोर्स। तो टाइम रिसोर्स और शरीर रिसोर्स दोनों का कोऑर्डिनेशन करवाना पड़ता है। उसके बाद फिर फिजिकल नॉलेज रिसोर्सेज होते हैं कि यूट्यूब है या PDF है या आप स्टडी मटेरियल आपने ले रखा है, तो प्रॉपर स्टडी मटेरियल भी होना चाहिए, प्रॉपर चैनल भी होना चाहिए यूट्यूब का, प्रॉपर PDF आपके पास होना चाहिए, प्रॉपर टेस्ट सीरीज होना चाहिए। तो टेस्ट सीरीज भी बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस कहाँ करेंगे? आप केवल पढ़ते जाएंगे तो टेस्ट जब तक नहीं देंगे तब तक प्रैक्टिस पता नहीं चलेगी, ग्रो कितना कर रहे हो। तो ये सभी के काम की चीज़ बता रहा हूँ, केवल छोटे बच्चों की नहीं बता रहा। तो आपके पास क्या क्या होना चाहिए? शरीर और समय। समय भगवान का दिया हुआ है, 24 घंटा आपके पास है, सभी के पास 24 घंटा है, और वो घड़ी है और वो अपने आप चलती है। 60 मिनट के बाद एकदम घंटा बदल जाएगा, 11 बजे के बाद 12 बज जाएगी, कंफर्म। आपको कुछ करना ही नहीं है उसमें, वो मिला हुआ है, उसको आप खींच तान के लंबा नहीं कर सकते। अब उसको मैनेज करना है, उसमें अपने आप को सेट। समय को तो हम क्या मैनेज करेंगे, हमको अपने आप को समय के हिसाब से मैनेज करना पड़ेगा, एक चीज़। दूसरा हमारा शरीर है। इस शरीर की 3-4 आवश्यकताएं हैं, खास करके नींद और भूख, ये 2 बड़ी आवश्यकताएं हैं, क्योंकि ये हमारे साथ साथ चलती है स्टूडेंट लाइफ में। चूँकि हम स्टूडेंट लाइफ में हैं तो शरीर की इन 2 आवश्यकताओं पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना, नींद और भूख। नींद का समय थकान से भी है, यानी थकान दूर करनी है तो नींद लेना है, तो 6.5-7 घंटा नींद जो है आप आराम से ले सकते हैं। और 8 घंटा लेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा, लेकिन मुझे लगता है चिंता वाला आदमी 8 घंटे सो नहीं पाएगा। सो लेते हैं तो ठीक है, 8 घंटा नींद ले लीजिए, शरीर स्वस्थ रहेगा, क्वालिटी बढ़ जाएगी, पढ़ने की क्वालिटी बढ़ जाएगी। कई लोग सोचते हैं 8 घंटे नींद लेंगे टाइम वेस्ट होगा, हम उसके बजाय पढ़ें, लेकिन पढ़ने की क्वालिटी घट जाएगी, घटिया क्वालिटी की पढ़ाई होगी। अगर अच्छी क्वालिटी की पढ़नी लेनी है तो आपको नींद लेनी पड़ेगी, क्योंकि नींद लेने से दिमाग दुरुस्त रहता है, क्वालिटी बढ़ जाती है। तो 8 घंटा आप सो सकते हैं। 8 घंटे से ऊपर सोना थोड़ा सा नुकसानदायक है। फिर भी नींद आ रही है तो वो आलस्य की श्रेणी में आ जाएगा, फिर आप आलस्य कर रहे हैं, ठीक है। मैंने तो थोड़ा सा 6 घंटे ही, बल्कि 4-4 साढ़े 4 घंटे सोया हूँ मैं 45 साल की उम्र तक, लेकिन पिछले 3-4 सालों से मैंने अपना स्टाइल चेंज किया। अब मैं 8 घंटे सोता हूँ, हो सके तो 8 घंटे सोता हूँ, बाकी 6 घंटे तो सोता ही हूँ। लेकिन पहले मैंने 45 साल की उम्र तक केवल 4 घंटे सोया,
4, साढ़े 4, 4, साढ़े 4, बस इससे ज़्यादा नहीं सोए कभी। लेकिन ये मैं रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि ये बस की बात नहीं है, थोड़ा सा बीमारियाँ लग जाएगी, परेशान हो जाओगे। मैंने कैसे किया पता नहीं, क्या जुनून था क्या था, हो गया वो। और वो कंटिन्यूस, यानी कि 16-17 साल की उम्र से 45 साल की उम्र तक कंटिन्यूस, इतने सालों तक, यानी 27-28 सालों तक उसको मेंटेन किया था। बट ये बहुत खतरनाक है, कई लोग इस बीच में बहुत सारी बीमारियां मोल लेंगे और वो बीमार हो जाएंगे। तो क्योंकि उसके साथ खाने पीने की क्वालिटी और बहुत सारी, तनाव नहीं होना चाहिए। मुझे जीवन में तनाव नहीं रहा, तनाव हमने आने नहीं दिया किसी भी चीज़ का। अगर आप 4 घंटे सोएंगे, खाना पीने की क्वालिटी थोड़ी हल्की है और तनाव भी आ गया, तो ऐसे में बड़ी समस्याएं पैदा हो सकती हैं, बड़ी समस्याएं पैदा हो सकती। तो हमने बैलेंस किया था। हमको मालूम था कि आर्थिक रूप से तनाव आता है, तो हमने आर्थिक स्थिति को मेंटेन किया कि आर्थिक स्थिति से नीचे नहीं जाना देना। पढ़ाई इतनी होनी चाहिए, नहीं तो क्वालिटी नहीं दे पाएंगे कोचिंग में, तो हमने वो पढ़ाई की क्वालिटी मेंटेन की। नहीं तो सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, तो वो मेंटेन किया। और उसके लिए हमने थोड़ा सा लाइफ स्टाइल में बहुत सारी पारिवारिक संरचना भी बहुत मायने रखती है। जैसे कि कई लोगों की जॉइंट फैमिली होती है, 30-40 लोग, 20 लोग एक साथ रहते हैं। ऐसे में आपका मेंटेन करना, हम तो इसलिए न्यूक्लियर फैमिली थी हमारी, तो ज़्यादा परिवार नहीं था, लंबा चौड़ा कोई प्रेशर डालने वाला नहीं था, पारिवारिक प्रेशर नहीं था रिश्तेदारों का। तो केवल हमारे पिताजी को समझाना था बस। मदर भी बहुत जल्दी हमारी चली गई, तो हमको ज़्यादा मैनेज नहीं करना पड़ा। मतलब हमारे ऊपर किसी का प्रेशर नहीं था, हमको ताने मारने वाले, सुनाने वाले, समझाने वाले, सलाह देने वाले कोई नहीं थे। ओनली 1 पर्सन थे, उनको समझाया, बस बात खत्म। बाकी सब हमारे हिसाब से था, जो हम चाहते थे वही होता था। तो इसलिए हम वो सब चीज़ें कर गए। लेकिन अब मैं ये सलाह, मेरी वाली सलाह मैं सबके साथ इसलिए नहीं दे सकता क्योंकि पारिवारिक संरचना, सबका फैमिली स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। आपको हो सकता है बहुत सारे लोगों को समझा के चलना पड़े, हो सकता है बहुत सारे लोगों का प्रभाव आपके ऊपर हो, तो आपको एक तो वो प्रभाव कम करना पड़ेगा, क्योंकि बड़ा टास्क लेना है तो बड़ा समय इधर देना पड़ेगा। तो आज मैं थोड़ी सी जनरल प्रॉब्लम जो है आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि उसके बिना आप कर नहीं पाएंगे। कि केवल कोर्स की बात कम करेंगे, कोर्स के लिए तो हमने इतने सारे लेक्चर दिए ही हैं। तो आज मैं सोच रहा हूँ कि जो नए बच्चे हैं वो क्या करें, कोशिश करें निकलें, वहाँ से निकलें। क्योंकि ऐसा मैंने आपको एक बताया था, सफलता के स्वर्णिम सूत्र किताब है, जिसमें साफ साफ लिखा है कि ऐसे समारोह में जाना बंद करें जहाँ आपके जाने से न जाने से कोई फ़र्क न पड़ता हो। आप न भी जाएं तो भी काम चल सकता है, तो फिर उसमें जाने की ज़रूरत क्या है। बट हम जाते हैं ना, ऐसे बहुत सारी जगहों पे जाते हैं जहाँ अगर हम नहीं भी जाते तो भी काम हो जाता है। कोई हमको ऐसा हो ना, कोई फंक्शन कि अगर हम शादी में नहीं जाएंगे तो दूल्हा शादी में मंडप में ही नहीं बैठेगा, क्योंकि वो हमको देखेगा तभी बैठेगा, ऐसा कुछ है तो ज़रूर जाएं। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर वहाँ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि वो बकवास चीज़ है। फिर आप फालतू आदमी हो, आप एक्स्ट्रा हो, आपकी कोई ज़रूरत नहीं थी। आप जितने गेस्ट आए उनमें आप एक्स्ट्रा थे, ठीक है ना। मेन गेस्ट जब तक आप नहीं है, मुख्य अतिथि जब तक आप नहीं है तब तक नहीं जाना, ठीक है। चीफ गेस्ट हो तो बात अलग है, एकदम आपके बिना काम ना चलता हो तो बात अलग है, अदरवाइज ना जाए। तो टाइम बहुत बच जाएगा। कई लोगों को लगता है हम 1 दिन के लिए जा रहे हैं, आधे घंटे के लिए जा रहे हैं, लौट के आ जाएंगे, जबकि ऐसा नहीं होता। ना तो 1 घंटे के लिए कोई जाता है, ना आधे घंटे, पूरा दिन खराब होता है। दिन ही नहीं, उसके बाद कई दिन भी खराब हो सकते हैं। कोई व्यक्ति ऐसा मिला, उसने कुछ ऐसा बात कर दी और वो हमारे दिमाग में घूमने लगी और हमारे 10 दिन खराब हो गए। बट ये घर वालों को समझाना बहुत मुश्किल है कि हम नहीं आएंगे, तो वो सबसे ज़्यादा जिद करते हैं कि नहीं तुम नहीं आओगे तो काम कैसे चलेगा। तो अब ये थोड़ा सा मैनेज करना सीखना पड़ेगा आपको। हमारे लिए ये चीज़ें बहुत आसान थी, ठीक है ना। हम लोग उन परेशानियों से, उन दबाव से नहीं गुजरे। हम घर पे ही थे और मान लीजिए पढ़ रहे थे और घर वाले अगर मना कर देते थे कि वो नहीं है घर पे, और कोई हमको देख भी ले तो हम शर्मिंदा नहीं होते थे कि देखो हम तो घर पे दिख भी गए और घर वालों ने मना भी कर दिया, अब वो क्या सोचेगा। हम इसकी परवाह नहीं करते थे कि वो क्या सोचेगा, क्योंकि वो तो वहीं है अभी भी, उसकी स्थिति नहीं सुधरी। स्थिति तो हमने अपनी सुधारी, क्योंकि हम समय को कहाँ लगाएंगे, उसको समय देने से तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो आपको एक कट करना पड़ेगा, समय की साधना करनी पड़ेगी, अपने व्यवहार की साधना करनी पड़ेगी, अपने संबंधियों के साथ रिलेशन जो आप टाइम बिताते हो उसकी साधना करनी पड़ेगी। तो पूरी लाइफ चेंज करनी पड़ती है।
कई लोग सोचते हैं सिविल सर्विसेज की तैयारी के बारे में कुछ बताओ, तो ये मैं बता रहा हूँ। उसके बाद फिर ढंग से पढ़ाई शुरू होती है। और ये व्यक्ति जो जितनी जल्दी, जितनी छोटी क्लास में कर देता है, वो उतना जल्दी सफलता प्राप्त करता है। वो 21 साल में ही बन जाएगा। जब वो 18 में शुरू कर देगा, 17 में, 16 में, तो 21 में बन जाएगा। 14-15 में कर देगा तो पक्का 21 में बन जाएगा। 22 में पहुंचेगा ही नहीं, ज़रूरत ही नहीं है, 21 में ही बन जाएगा। ठीक है ना। तो हमारा बहुत सारा समय बर्बाद होता है, लीकेज होता है। तो लीकेज सारे रोकने पड़ते हैं, जितने भी लीकेज हैं वो सब रोकना पड़ता है। तो नए बच्चे इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझें। मैटर ही क्वालिटी, यानी पीडीएफ कितनी क्वालिटी का है, स्टडी मटेरियल कौन सा है, केवल उसी पे निर्भर नहीं करता। टाइम हमारा कहाँ बर्बाद हो रहा है वो भी। फिर शरीर की क्वालिटी भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। शरीर की क्वालिटी मैंने आपको 3 लेवल बताए थे, फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल। तीनों से शरीर बनता है। जो हम दिखते हैं वो फिजिकल है, तो फिजिकली भी फिट होना चाहिए। आप योगा करो, एक्सरसाइज करो, एरोबिक्स करो और अपने आप को फिट रखो। बीमारियों को हावी मत होने दो। वजन को कंट्रोल में रखो। कम है तो बढ़ाओ, ज़्यादा है तो कम करो। अंडरवेट भी नहीं रहना, ओवरवेट भी नहीं रहना, बैलेंस रहना। ठीक है। उससे पढ़ाई अच्छी होती है। जब आप शरीर से एकदम स्वस्थ होते हो, पढ़ाई की क्वालिटी बहुत अलग होती है। और बीमार होते हो तब अलग होती है। किसी दिन आपका सर दर्द कर रहा है तो पढ़ाई की क्वालिटी गिर जाएगी। किसी दिन आपको बुखार आ रहा है तो पढ़ने में मन नहीं लगेगा, आउटपुट नहीं आएगा उसका। तो शरीर स्वस्थ होना तो बहुत ज़रूरी है। फिर दिमाग, दूसरा मेंटल, मानसिक स्थिति। मानसिक स्थिति भी ठीक होना चाहिए। तो मानसिक स्थिति के लिए हमारे लेक्चर सुनो, बहुत सारे दिए हमने। मनस्थिति बदले तो परिस्थिति बदले। गुरुजी की किताब पढ़ो, नीचे से लेके जाओ, डाउनलोड कर लो, डाउनलोड मिल जाएगी, नहीं तो हमारे ग्रुप में डलवा देंगे हम। मनस्थिति बदले तो परिस्थिति बदले। सारा मानसिक स्थिति का खेल है। असली में ये मानसिक स्थिति का खेल है। इसलिए आप देखोगे कि किसी आदमी का शव जा रहा होता है, मुक्ति वाहन जाते हैं ना, तो मुक्ति वाहन में शव जाता है और हम भी पीछे पीछे चल रहे हैं। मान लीजिए बाइक पे थे और अचानक आगे शव वाहन मिल गया, तो अब आपको रास्ता नहीं है, तो आप रुक गए और आप देख रहे हैं कि शव के साथ लोग जा रहे हैं। लेकिन उस शव को आप जानते हैं क्या? उस पर डिपेंड करता है कि मरने वाला कौन है। अगर आपको पता हो कि ये मरने वाला वो व्यक्ति है, तो आपकी मनस्थिति बदल जाएगी। और उसको आप नहीं जानते तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई अनजान आदमी मरा है तो आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपका परिचित है, आपको कभी चलते फिरते दिखा था, आपसे बात करते हुए दिखा था, और अब वो वहाँ लेटा हुआ है और बोलता नहीं है, तो बहुत फर्क पड़ जाता है। तो ये मनस्थिति बदले तो एकदम परिस्थिति बदल जाती है। उस दिन पूरा आप दुखी रहोगे, उसके बारे में कई बार सोचोगे। बट मरा हुआ आदमी तो अभी भी दिखा आपको, अब क्यों नहीं सोचते? पूरा दिन खराब क्यों नहीं होता? क्योंकि आपकी मनस्थिति खराब नहीं है, इसलिए परिस्थिति खराब नहीं है। तो सारा मन की स्थिति से होता है। मन की स्थिति आपने ठीक कर ली, बाहर की परिस्थितियां बिल्कुल मायने नहीं रखती, ध्यान रखिए, बिल्कुल भी नहीं रखते। इसलिए कई लोग बहुत संकट में भी मुस्कुराते रहते हैं, क्योंकि वो मन की स्थिति मजबूत करके रखते हैं। असली में बाहर की परिस्थितियां, भारत में अभी एकदम ऐसी परिस्थितियां नहीं कि लोग भूखे सो रहे हैं या आटा गोल के पी रहे हैं या खाने के नाम पे केवल रोटी का फोटो देख रहे हैं और उसी को देख के खुश हो रहे हैं। ऐसा कुछ बहुत बड़ी समस्या नहीं है। इसका मतलब केवल थोड़ा थोड़ा सुविधाओं का अंतर है। किसी के पास कई कमरों वाला मकान है तो किसी के पास 1 या 2 कमरे वाला है, या हो सकता हो मकान नहीं है तो किराए से रहता हो। ठीक है, लेकिन वो रह तो किसी न किसी कमरे में रहा है, शेल्टर में रह रहा है, छत के नीचे रह रहा है। किसी के खाने की क्वालिटी, कई लोग जो है बहुत अमीर हैं लेकिन उनको डॉक्टर ने मना किया हुआ है, तो वो सूखी रोटी और उस टाइप का ब्रेड, और मतलब उनका खाना आप देख लेंगे तो शायद आप खा ना पाएँ, क्योंकि उसमें शुगर नहीं होती, नमक नहीं होता, डॉक्टर ने सारी चीज़ें मना की होती है। आप खा नहीं पाएंगे उनका खाना, जबकि वो बहुत अमीर आदमी है। आप कहेंगे क्या मिट्टी जैसा क्या खाते रहता है, ये कोई खाना है? तो ऐसा नहीं कि कोई आदमी बहुत अमीर है तो बहुत ही अच्छा खाना खाता है और तभी वो बहुत बड़ा काम कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। उसके लिए मनाही की हुई है, डॉक्टर ने मनाही की हुई है। बहुत हल्का फुल्का खाना खाना पड़ता है उसको।
बहुत सारे कमरे भी हों तो कमरा तो एक ही, सोने के लिए तो एक ही कमरा होता है ना। किसी के पास 10 गाड़ी भी होगी तो बैठेगा तो एक ही गाड़ी में, बहुत ज़्यादा गाड़ी में कैसे बैठ पाएगा। कोई हर साल एक नई कार खरीद लेता है, लेकिन एक समय में तो एक ही कार चला पाएगा ना। तो इसलिए बहुत सारे रिसोर्सेज होने से क्वालिटी नहीं बढ़ती, परिस्थितियाँ ठीक नहीं होती, मन की स्थिति से होती है। मन की स्थिति से बात बनती है, लेकिन मन की स्थिति में थोड़ी सी शारीरिक स्थिति बहुत मायने रखती है कि एक उचित और मिनिमम वाला तो होना चाहिए, तो उसकी व्यवस्था जरूर करना चाहिए, उसकी मांग भी करना चाहिए। और अगर आपने किसी परिवार में जन्म लिया तो उस परिवार का भी ड्यूटी बनता है कि वो आपके लिए ऐसी व्यवस्था करे। तो ये सामान्य सी बात है। तो जो लोग इसको कर पाते हैं वो बहुत अच्छा है। कई लोग अनफेवरेबल कंडीशन चाहते हैं। मैंने 1-2 लोग ऐसे IAS बनते हुए देखे जिन्होंने अच्छी गादीदार कुर्सियां वगैरह सब हटवा दी और लकड़ी के कठोर वाले स्टूल बनवाए जिन पे वो बैठ सकें। थोड़े से रफ होते थे वो और चुभते थे बैठने में, मतलब कंफर्टेबल नहीं होते थे, और पीछे टिकने का भी नहीं हो, जिसमें टिकने का भी ना हो। हमारी जो कुर्सी होती है उसमें तो पीछे टिका के बैठते हैं, वो पीछे का टिकने का नहीं रखते थे और फैन भी नहीं चलाते थे। एक स्टूडेंट हमने देखा गर्मी के दिनों में भी फैन नहीं चलाता, वो भी IAS बना। वो उसका ये था कि मैं इस गर्मी को महसूस करते हुए पढ़ूंगा, ये मुझे एहसास कराएगी, यानी मैं स्ट्रगल करना चाहता हूँ। उसके पास है, सुविधा है, और उसके पास इतना पैसा भी था कि वो AC वाला रूम ले सकता था। उसके बावजूद उसने फैन होते हुए भी फैन नहीं चलाया, तो उसका पसीना टपकता रहता था और वो पढ़ता रहता था और उसको गुस्सा आता रहता था और ज़्यादा पढ़ता था और अच्छे से पढ़ता था और उसकी क्वालिटी बहुत बढ़ जाती थी पढ़ने की। तो ये जिद होती है, लोगों में जिद होती है। ज़रूरी नहीं कि किसी के पास सुविधा है तो वो सुविधाओं के साथ ही पढ़े। और हमने ऐसे बच्चे भी देखे जो ऐसे का रिमोट भी नहीं उठाते थे, उनके नौकर या उनकी माँ या उनका पिता आकर के टेम्परेचर सेट करके जाते हैं। फिर उनको याद रहता है कि 2 घंटे तक वो 24 पे चल गया है, अब मैं उसको 27 कर देता हूँ आ जाके, या 26 कर देता हूँ। तो वो 2 घंटे बाद आकर के माँ आकर के चेंज करके जाती थी। उसको हाथ नहीं लगाने देते थे कि तुम अपना सिर्फ पढ़ाई करो, रिमोट के भी हाथ नहीं लगाना, तुम्हारा टेम्परेचर भी हम मेंटेन करेंगे। लेकिन ऐसे लोग भी नहीं बन पाए, उनके सारे अटेम्प्ट ख़त्म हो गए, बन ही नहीं पाए। उनका बहुत ख्याल रखा जा रहा था। तो हमने हर तरह के कैंडिडेट देखे जो तमाम सुविधाओं के होते हुए भी नहीं बन पाए, और एक ऐसे कि सुविधाएं थी, अवेलेबल थी, अरेंज कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नकार दिया सुविधाओं, और उसके बावजूद वो बन गए। तो ये चीज़ तो थोड़ा सा नए बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। कई लोग सोच रहे हैं कि कैसे बनेंगे, क्या अच्छा बहुत ज़्यादा एज में आते हैं या 22-23 में आते हैं, 24 में आते हैं तो हाथ पाँव फूलने लगते हैं, ये भी गलत है। मैंने अभी आपको बता दिया। आप लेट हो गए कोई बात नहीं, लेकिन आप 35 तक नहीं बनोगे और बेरोजगार रहोगे या ताने खाते रहोगे, उससे तो ठीक है कि आप 28-29 में बन जाओ, 30 में बन जाओ, कभी न कभी तो बन ही जाओगे ना। तो इत्मीनान से प्रोसेस से तो गुजरना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि पूरा सिलेबस जो है वो पूरा सिलेबस एक बार आपने कर लिया। पूरा सिलेबस करने के बाद मैंने देखा है कि एक बार अगर कोई पूरा सिलेबस कर देता है तो वो टेस्ट के अंदर 50 के आसपास लाने लगता है। पूरा सिलेबस कंप्लीट अगर कोई एक बार कर लेता है तो 50 के आसपास पहुंच जाता है। 100 में से 100 क्वेश्चन होते हैं तो उसमें से 50 ठीक करने लगता है। लेकिन उसको जब तक 62-63 क्वेश्चन की आदत नहीं होगी टेस्ट में, तब तक उसका सिलेक्शन नहीं होता। तो एक बार पूरा सिलेबस कर दिया तो फिर रिवीजन भूल जाते हैं आप। 1 सप्ताह बहुत ज़्यादा होता है भूलने के लिए। कई लोग तो 4 दिन में ही भूल जाते हैं, 3 दिन में भूल जाते हैं। और भूलने के बाद आपको ये देखना है कि भूलेंगे तो सभी, लेकिन आपको भूलने के बाद रिटेंशन की क्वालिटी देखना है कि कितना बचता है। 90% बच जाता है, 10% भूलते हैं, 50% बच जाता है, 50% भूल जाते हैं, या भूलने के बाद केवल 10% ही बच जाता है, 90% भूल जाते हैं। कई लोग तो 100% भूल जाते हैं। कि एक चैप्टर हमने पिछले संडे को किया था और इस संडे को वो सोचते हैं कि वो था क्या। ये लेवल भी होता है। तो ये लेवल डिपेंड करेगा कि ना होता है पिछले संडे में और इस संडे में अंतर कितना है।
तो फिर आप देखोगे कि अगर आपने वो केवल सुना था यूट्यूब पे तो उसमें 100% भूलने की संभावना है, केवल सुना था। लेकिन सुनने के बाद आपने उसको बुक में जाकर के देख लिया था तो अब आपको 10-20% याद रह जाएगा। और अगर आपने नोट डाउन कर लिया था, हाथ से कॉपी में लिख लिया था उसको, तो कॉपी में लिखने के बाद वो 50-60% याद रहता है। आगे समझ, तो क्वालिटी बदल जाएगी, तो आपकी तैयारी की क्वालिटी बदल जाएगी। तो जब आप एक बार 1 घंटा किसी वीडियो को देख रहे हो तो 1-2 घंटा जरा किताब में से भी पढ़ लो उसको, और फिर 1-2 घंटा जरा उसको लिख भी लो, नोट भी कर लो। तो 5 घंटा लगाने से ये फायदा होगा कि 70% 80% तक याद रहेगा। अब क्या होगा, अब नुकसान ये होता है कि 1 घंटा देखा लेकिन पढ़ा नहीं और फिर लिखा नहीं, तो उसका नुकसान ये होता है कि अब जब भी करोगे तब पहले 1 घंटा फिर से देखना पड़ेगा, तो 1 घंटा प्लस हो जाएगा। और अगर पढ़ लिया और देख लिया और लिखा नहीं तो अगली बार देखने वाला और पढ़ने वाला हिस्सा फिर से करना पड़ेगा, तो 3 घंटे का काम बढ़ जाएगा। अंततः रिजल्ट तभी आएगा जब आप किसी चीज को देख लोगे, पढ़ लोगे और लिख लोगे। और वो अभी सप्ताह भर बाद 70-80% है, एग्जाम में जाकर के वो 40% रह जाएगा। और जब तक आप 50-60% लेवल का परफॉर्मेंस नहीं दे देते तब तक सिलेक्शन नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? तो 50-60% के लिए आपको महीने भर बाद उसको रिवाइज करना पड़ेगा, फिर से देखना, फिर से पढ़ना, फिर से रिवाइज करना, तब जाकर के वहाँ 60-70% का। और वो जो बहुत शार्प लोग या मेरिट में बहुत ऊंचे आते हैं वो 4-4 रिवीजन लगा देते हैं और कुछ नहीं करते, वो इंटेलिजेंट नहीं होते। आप 1 या 2 रिवीजन में काम चलाते हैं, वो 4-4 रिवीजन में काम चलाते हैं। बस वो डिफरेंट मात्र इसी मामले में होते हैं कि वो बैठते ज़्यादा हैं, उनकी सिटिंग ज़्यादा होती है, वो उसकी प्रैक्टिस ज़्यादा करते हैं। तो अब मुझे लगता है अर्थ समझ में आ रहा होगा आपको क्या करना है, ठीक है? तो जो भी चीज़ आपको कठिन लग रही है तो ये सब चीज़ें तो फिर मुझे लगता है कि लेती है 2-3 साल 4 साल लेती है। तो 1 साल में रिजल्ट नहीं आ रहा है और आप 50 पे भी नहीं पहुंच पा रहे हैं तो अभी 2-3 साल लगेंगे। 1 ही साल में अगर आप 60 तक पहुंच गए तो पक्का आप अगले 6 महीने में, साल भर में आपका सिलेक्शन होने वाला है। अगर 1 साल में आप 60 क्वेश्चन तक पहुंच गए टेस्ट में तो पक्का है, जब भी आप 60 पे पहुंचोगे उसके बाद सिर्फ 1 साल ही बचेगा, 6 महीने साल भर बचेगा बस। 60 पे पहुंचना बहुत ज़रूरी है। टेस्ट में 60 पे पहुंचने के बाद में सफलता की खुशबू आने लगती है, समझ में आने लगता है, या यूं कहें कि सब कुछ समझ में आने लगता है तभी 60 आते हैं, ठीक है? उल्टा भी बोल सकते हैं कि सब कुछ समझ में आने लगता है तभी 60 क्वेश्चन ठीक होते हैं। अगर आप 40 पे हैं तो टाइम लगेगा, 35 पे हैं तो बहुत टाइम लगेगा, 50 पे हैं तो 1-1.5 साल में हार्डवर्क करो, पहुंच जाओगे 60 पे। 1 महीने में आप 1 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं बढ़ा पाओगे 50 पे पहुंचने के बाद। 50 पे पहुंचने के बाद 1 क्वेश्चन बढ़ाने के लिए 1 महीने की सिटिंग लगती है, कम से कम 1 महीने की सिटिंग लगती है। ये मेरी बात इतने एक्सपीरियंस के साथ है, मेरे खुद के एक्सपीरियंस के साथ भी और बहुत सारे स्टूडेंट के साथ भी। मैंने कई स्टूडेंट को पढ़ाया है, 29वां साल चल रहा है, न जाने कितने लोगों को पढ़ाया, हजारों लोगों को पढ़ाया। मुझे पता है कि सफलता कैसे मिलती है और ये सत्य बात है। तो इसलिए जिसको भी शंका है वो 2 साल बाद मान जाएगा, 3 साल बाद मान जाएगा। अभी हो सकता है सहमत ना हो, लेकिन आप उस प्रोसेस में जाओ, बाद में आप कहोगे नहीं आपने सही कहा था पहले, यही होता है, ठीक है? उससे कम में बात नहीं बनती। फिर कौन व्यक्ति कर पाएंगे, कौन नहीं कर पाएंगे, क्या उसका स्कूल लेवल पे जिसका 50% था वो कर पाएगा, जिसका 70% था वो कर पाएगा, या 90% बनाते थे वही कर पाएंगे? कोई भी कर सकता है। स्कूल में आपके 50% इसलिए थे क्योंकि आपको 2-3 घंटे से ज़्यादा पढ़ने में मन नहीं लगता था और आप केवल एग्जाम के दिनों में पढ़ते थे, इसलिए आपके 50% थे। अगर आप परीक्षा के 2-4 महीने पहले से पढ़ते थे और हार्डवर्क करते थे और 6-7 घंटा पढ़ने में मन लगता था तो 60-70% वाले हैं आप। और अगर आप पूरे 12 महीने पढ़ते थे
और 8-10 घंटा पढ़ते थे तो आप 90% वाले, सीधी सी बात है। ठीक है, परसेंटेज इसी आधार पे बनते हैं और कुछ नहीं होता परसेंटेज का। तो आपने सिविल सर्विसेज की तैयारी करने की ठानी है कि अब हमको सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है, तो यहां आप 10-12 घंटे पढ़ना शुरू कर दो और पूरे साल भर पढ़ना शुरू कर दो तो 90% वाले के इक्वल पहुंच जाओगे। उसकी तरह आपके मार्क्स आने लग जाएंगे। वहां पे इसलिए नहीं आते थे क्योंकि उसमें आपका इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि वो केवल साल भर की खाना पूर्ति है और उसमें एक किताबों की एग्ज़ाम होती है। जबकि इससे आपको लगता है कि इससे बंगला मिलेगा, गाड़ी मिलेगा, इस पे आप बहुत बड़ी पोस्ट पे पहुंच जाएंगे, तो कोई भी व्यक्ति का मन लग जाता है इस वाले में। तो जिन लोगों का मन लगता है 10-12 घंटे के लिए, और जिनके सपने में वो सब कुर्सी आती है और रुतबा आता है और उसको लगता है मैं बन जाऊंगा तो मेरा बड़ा नाम होगा और परिवार का नाम होगा और इतनी भीड़ मेरा इंतज़ार करेगी, ये चस्का जिसमें लग जाता है वो 12 घंटे बैठ भी लेता है। तो चस्का लगाना भी बहुत ज़रूरी है, मन लगना बहुत ज़रूरी है, तभी आप 10-12 घंटे बैठ पाओगे। नहीं तो मन नहीं लगेगा तो आप क्वालिटी नहीं रहेगी, बैठ भी गए तो उसमें फिर क्वालिटी नहीं रहेगी। ठीक है, तो इसलिए कभी नहीं डरना चाहिए कि हमारे 50% थे, 70% थे, उससे कोई लेना देना ही नहीं है परसेंटेज से, क्योंकि वो आपके परसेंटेज इसलिए नहीं थे क्योंकि मैंने बता दिया। आप केवल परीक्षा के दिनों में पढ़ते थे, परीक्षा से 3-4 महीने पहले पढ़ते थे या साल भर पढ़ते थे, उस आधार पे परसेंटेज थे और कुछ नहीं था। ठीक है, कई बच्चे ट्यूशन करते थे, कई बच्चे ट्यूशन नहीं करते थे, कई बच्चे सारी किताबें खरीद के लाते थे, कई सारे नहीं खरीद के लाते थे। पर ज़्यादा परसेंटेज वाले को देखो, 95-90 वाले को, तो उसके बाद बुक्स भी ज़्यादा थी, उसने ट्यूशन भी लगाई हुई थी, उसने बहुत सारे जो है सलाहकार भी थे, उसके घर में जो है कोई एक पढ़ा लिखा था पहले से, वो उसको सपोर्ट भी करता था और वो खुद भी बहुत पढ़ता था। तो ये सारी चीज़ें मिलकर के उसके परसेंटेज बनवाते थे। ठीक है, तो कहीं न कहीं जो है आप लोगों को अभी भी वही सब चीज़ें करना पड़ेगा। रिसोर्सेज, पढ़ने की चीज़ें, नोट्स, वो आपके पास होना चाहिए। गाइड करने के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल रेगुलर देख सकते हैं। यहाँ से पीछे की तरफ जाएंगे तो आपको तमाम जो है लेक्चर्स मिल जाएंगे हिस्ट्री में, और सब्जेक्ट वाइज आप सेक्शनल अगर पढ़ना चाहते हो तो उसको आप शुरुआत से ले सकते हो, लेक्चर की शुरुआत से ले सकते हो। पूरा गाइडेंस मिल जाएगा, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। और लिख करके जब भी आप ऐसे लोग लिखेंगे वो हमको व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, लिख करके कि ये हमने लिखा है। यहाँ जो फिजिकली आते हैं ऑफलाइन क्लास में वो हमको दिखा सकते हैं कि हम ऐसा आंसर राइटिंग करने लगे हैं, हम आपका सुधरवा देंगे कि इसमें और क्या ऐड होना चाहिए, वो चीज़ें होने लग जाएंगी। बट करना पड़ेगा ये। और जब हमको ऐसी सुंदर कॉपी दिखने लग जाएगी जिसमें हमको सफलता की खुशबू लग रही है तो हम आगे रह करके आपको फ़ोन करके सलाह दे देंगे, क्योंकि हमको मालूम है ये कैंडिडेट इसी साल बनने वाला है। तो पहले क्वालिटी, आप अपनी पात्रता विकसित करेंगे तो सहयोग अपने आप मिलने लग जाएगा। तो अपना लेवल तो विकसित करना पड़ेगा, और ये लेवल आप विकसित कर सकते हो। इसी क्लास में ढेरों लोगों ने सफलता पाई है और अपना पात्रता विकसित करके बताया हमको, तो हमने उनको सलाह दी। तो सलाह दुर्लभ नहीं है, महंगी नहीं है, बहुत आसान है। मैं फैसिलिटेटर बहुत अच्छा हो सकता हूँ आपके लिए, बट उसके लिए आपको कमिटमेंट लगाना पड़ेगा अपना, जो टारगेट बनाने पड़ेंगे। इतने समय तक मैं इतना कम से कम कर लूँगा, ये कर लूँगा, तो फिर क्वालिटी आ जाएगी। क्वेश्चंस आपको ढेरों वेबसाइट्स पे मिल जाएंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। नहीं तो पुराने पेपर उठा लो, यूपीएससी, एमपीपीएससी, जिसको भी आप फोकस कर रहे हो, स्टेट सर्विस को, तो पुराने पेपर आप दे सकते हो। तो मैं जनरल बातचीत इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये भी थोड़े समय के बाद बहुत ज़रूरी होती है। कई लोग ये नहीं समझ पाते ना कि करना क्या है। अधिकांश लोग जो प्रश्न पूछते हैं एनसीईआरटी का, कि मैंने एनसीईआरटी पढ़ ली, मेरे पास आते हैं, सर मैंने एनसीईआरटी कर ली। कई बोले सर मैं एनसीईआरटी शुरू कर दूँ, तो 6 महीने बाद भी आकर के फिर पूछते हैं एनसीईआरटी शुरू कर दो। एनसीईआरटी तो 1 ही महीने का काम है, सारी एनसीईआरटी हो जाएंगी। तो कर लो ना उसको, अगर इतना मन में है तो कर लेना था। अब तो 5 महीने ज़्यादा हो जाते फिर दूसरा पढ़ते पढ़ते, तो अभी तक उसको क्यों पाले हुए हो। तो मैं उसको सूप की तरह मानता हूँ। सूप पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए, खाने से पहले अगर कोई आपको सूप पिलाए तो पी लो, नहीं है और सीधा खाना परोस दे तो खाना खा लो। पेट तो खाने से ही बनना है,
सूप से तो पेट, सूप तो खाना खाने के पहले ऐसा ही पिया जाता ना, ठीक है, और फायदेमंद ही होता है। अब कहोगे कि फिर एनसीईआरटी फायदेमंद नहीं होती, फायदेमंद तो होती, लेकिन मान लीजिए सूप पीने का टाइम नहीं है या सूप नहीं है तो खाना खाएंगे ना भाई, जबरदस्ती सूप के लिए थोड़ी बैठे रहेंगे, तो वो भी गलत है। तो क्या बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं, फायदेमंद अपनी जगह, लेकिन नुकसानदायक भी नहीं है। पी लो तो अच्छा ही है, पी लो भाई, उससे पेट तो भरेगा नहीं, खाना तो आपको खाना ही पड़ेगा। तो एनसीईआरटी सब कुछ नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी को स्किप करना ज़रूरी भी नहीं है, उसको कर लो, ठीक है। और समय नहीं है, और आप कई लोग हैं, ढेरों लोग हमने देखे जिन्होंने एनसीईआरटी पढ़ी थी वो भी सिलेक्ट हुए, जिन्होंने बिल्कुल नहीं पढ़ी, हाथ ही नहीं लगाया एनसीईआरटी को, वो भी सिलेक्ट हुए। तो उसका सिलेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। इसलिए कम से कम ये जो वीडियो सुन रहे हैं वो आगे से ये वाला क्वेश्चन तो कम से कम हमसे ना करें, तो ये हमने यहाँ क्लियर कर दिया। एनसीईआरटी कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है, ढेरों मटेरियल जो आपके मार्केट में पीडीएफ है या तमाम प्रकार के जो नोट्स हैं वो सब एनसीईआरटी को ध्यान में रख करके ही बनाए गए हैं। उन्होंने अपने नोट्स में शामिल कर लिया उसको, खास खास चीज़ों को, महत्वपूर्ण बिंदुओं को शामिल कर लिया, सारी चीज़ों को लगभग शामिल कर दिया, क्योंकि वो अधिकांश लोग अपने नोट्स का आधार उसी को बनाते हैं। स्कूल लेवल की चीज़ है, और ये तो आपको सिक्स की चीज़ 6 में पढ़ लेनी थी, आपने क्यों नहीं पढ़ी? अब आप बोले हम 6th वाला पढ़ लें क्या, तो आपको तो हम ग्रेजुएट मान के पढ़ा रहे हैं ना कि आप ग्रेजुएट हो गए हो। अब आप बोल रहे हो 9th का हम पढ़ लें क्या? अरे तो 9th में क्या किया था 9th तो हम तुमको पास ही मान रहे हो, क्योंकि आपने 10वीं भी तो किया है, तो 9th का अब क्यों पढ़ लोगे? वो तो 9th में पढ़ ही लेना था, और अच्छे से ही पढ़ना था। उस समय में अगर 95% बनाए होते 9th में, तो आप अभी आप थोड़ी बोल रहे होते कि हम 9th, आपने जरूर उस समय मटर गश्ती की और बेईमानी की, और वहाँ 50-60% से 9th पास किया था, तो अब पढ़ना पड़ेगा ना पढ़ना पड़ेगा, तो उसको पढ़ना चाहिए, क्योंकि 9th से ठीक से नहीं किया था आपने। लेकिन जिस बच्चे ने 8वीं में ही, सिर्फ हमारे यहाँ कर रहे हैं बच्चे 8वीं वाले, और वो बराबर होमवर्क करते हैं ग्रेजुएशन वालों के बराबर, ग्रेजुएशन वाले जैसा बराबर यहाँ के जो फाइनल बच्चे जो इस साल 2023 में एग्ज़ाम दे रहे हैं, उन्हीं के बराबर वो 8th वाला होमवर्क करके दिखाते हैं। ये आपने आज क्लास में बताया, हमारी जो 4 घंटे की रेगुलर क्लास है पेड वाली, उसमें हम जो बताते हैं 4 घंटे में, और जो होमवर्क देते हैं वो इस साल 2023 के एग्ज़ाम में अपीयर होने वाला भी करके बताता है, और वो 8th वाला वो बच्चा भी बताता है। ये कर दिया सर, ठीक है ना। और हमसे सुन लीजिए आपने क्या क्या काम दिया था, आप चाहें तो सुन सकते हैं। बल्कि वो नहीं बताता, जो इस साल एग्ज़ाम में अपीयर हो रहा है वो नहीं बताता। हमने कहा अभी तो 8 साल और पढ़ेगा, फिर पता नहीं कहाँ जाएगा। अभी 8 साल और कोचिंग करनी है उसको, 8 साल और रोज़ 4 घंटे और बैठेगा, तब जाके वो 21 साल का होगा। लड़की भी है लड़का भी है, और वो बराबर होमवर्क करते हैं। अब हम उनको देखते हैं तो हमको लगता है कि दूसरे बच्चे तो कुछ नहीं कर रहे, तो वो तो तैयार हैं, वो तो 21 साल में बन ही जाएंगे। इतना तो द हिंदू पढ़ लेंगे, इतना एडिटोरियल पढ़ लेंगे, करंट अफेयर्स चला जाएगा, सब्जेक्ट का डेप्थ आ जाएगा, नोट्स 8 बार बन जाएंगे, और कम से कम 150 टेस्ट हर साल देंगे। हमारा जो टेस्ट सीरीज़ है वो 150 टेस्ट वाला है, प्रीलिम्स का 150 टेस्ट लेते हैं हम, तो 150 टेस्ट हर साल देगा। और एक टेस्ट में करीब 100 के आसपास भी हम पेज माने तो 15,000 पेज, अभी हम 600 पेज का नोट्स दे रहे हैं, तो इतना मोटा है, और 15,000 का नोट्स लगभग इतनी थप्पी लग जाती, ऐसा 8 बार थप्पी लगेगी कमर की हाइट तक, केवल करंट अफेयर्स। यानी कि टेस्ट सीरीज का सॉल्यूशन, एक्सप्लेनेशन वो इतने होंगे, तो कितनी पढ़ाई हो चुकी होगी? तो 15,000 की थप्पी ऐसी लगेगी तो 8 बार, तो इतनी ज़्यादा, तो लाख पे चला जाएगा, लाख पेज, तो वो केवल एक्सप्लेनेशन का ही पढ़ चुका होगा, क्योंकि उसके पास समय है। और जिस स्कूल में पढ़ते हैं वो भोपाल के सबसे टॉप स्कूल हैं, और वहाँ उनका 1st, 2nd, 3rd में नंबर आता है, कभी क्लास में 1st रहता है, कभी क्लास में 2nd रहता है,
कभी थर्ड से नीचे नहीं जाते, और स्कूल को कोई अहमियत नहीं देते, स्कूल का कुछ पढ़ते ही नहीं है, क्योंकि इधर क्वालिटी इतनी बढ़ गई कि स्कूल बहुत बच्चा सा लगता है, क्योंकि वो तो यूपीएससी का पढ़ रहे हैं। तो बच्चे तो करने लगे तैयारी, 8वीं में करने लगे, आ भी गए, ज्वाइन भी। पहले मुझे मजाक लगता था एक समय, यहीं पे क्लास में जब वो एक आईपीएस आए थे, आगे आगे बिठाया था वो 8वीं 7वीं के बच्चे को। मैंने कहा बहुत ही, मैंने कहा इसको देख के मेरी आवाज़ नहीं निकलेगी क्योंकि बहुत ही छोटा बच्चा है, मैं बड़ी बड़ी बातें ही नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मैं तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करता हूँ, ये बच्चा तो बहुत छोटा है। तो यहीं सामने बिठाया था, उन्होंने कहा सर ये आईएएस मटेरियल है और ये आईएएस बनेगा। अब तो बन गया, बहुत पहले की बात है, 2014 के आसपास, 2014 में फर्स्ट बैच में जब शुरू किया था तब बिठाया था उसको यहाँ, 8th में था वो, तो बन गया पिछले साल या उससे पिछले साल हो गया उसका। पर उन्होंने उसी समय बोल दिया था उसके फादर ने, बोले सर ये बैठेगा और आप उस पर बिल्कुल दया मत करना, इन बच्चों को जो काम देते हो वही इस बच्चे को देना। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि छोटी क्लास वाले भी अगर अपनी ज़िंदगी को डेली उस हिसाब से ढाल देंगे तो बच्चे 12-12, 13-13 घंटे पढ़ते हैं। 8वीं वाले पूरा होमवर्क करते हैं, पूरा नॉवेल पढ़ते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज इंप्रूव करते हैं, एडिटोरियल पढ़ते हैं, नोट्स बनाते हैं, और जो सेक्शनल पेपर है उसको भी बहुत अच्छा करते हैं। तो उनके यहाँ का सब्जेक्ट तो सिलेबस तो उनको नन्हा सा लगता है, वो तो आधे घंटे में, पौन घंटे में अपना होमवर्क कर लेते हैं, नाम मात्र के लिए स्कूल जाते हैं और वहाँ पे भी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में आते हैं। तो ये सब बच्चे मैं यहीं इसी धरती की, यहीं की मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूँ, यहीं के बच्चे हैं, यहीं की फैमिलीज ये कराने लगी है। तो चैलेंज तो बड़ा है, कंपटीशन बड़ा है। ऐसे बच्चे जब तैयारी करके आते हैं तो वही तो टीना डाबी और ये और वो जो 21 साल की उम्र में बनते हैं, वो ऐसे ही तो बच्चे होते हैं जिनको उनके माता पिता ने 8वीं 9वीं 10वीं, वो बोलते हैं हमने तो फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल लिया, हमने तो केवल 6 महीने पढ़ाई। 6 महीने नहीं, तुमने 8 साल पढ़ाई की, वो भी तो बताओ लोगों को, कौन सी क्लास से पढ़ रहे हो, बात समझ में आई ना। तो इसलिए सफलता तो थोड़ा सा मेहनत के बाद ही मिलती है, इसमें घबराने की जरूरत नहीं। हम आपको डरा नहीं रहे कि ऐसा ही करना पड़ेगा, जिन्हें नहीं किया है उनको भी अब करना पड़ेगा, अब आप मैच्योर हैं। इसलिए जो लोग नौकरी करते हैं वो जल्दी बन जाते हैं, क्योंकि नौकरी करने वाले का दिमाग बहुत जल्दी खुल जाता है। देखिए क्या होता है कि आप जब 12th में होते हैं तब आप 10वीं क्लास में स्ट्रगल भी कर रहे हो, तब भी 12th में, मान लीजिए 10वीं में आप बहुत फिसड्डी थे और 10वीं क्लास में आपकी हालत बहुत पतली थी और बड़ी मुश्किल से 10th पास हुए, लेकिन 12th में आने के बाद में आप 10वीं के बच्चों को, 10वीं के टीचर को, सबको आप थोड़ा हल्के में लेते हैं, क्योंकि आप 12th में हैं। तो ये मनस्थिति बदले तो परिस्थिति बदले, वहाँ आपकी मनस्थिति बदल जाती है, क्योंकि आप अपने आप को 12th में मानने लगते हैं। और कोई भी बच्चा प्रॉब्लम भी लेके आता है तो उसको आप सुन लेते हैं, लाओ लाओ इधर, तुम 10th में हो यार, क्या है, लाओ मैं बताता हूँ। और 6 वाला आ जाए तो 4th का बच्चा आप देखोगे तो 4th या 3rd या 6th का बच्चा साल भर स्कूल जाता है, होमवर्क करता है, ट्यूशन लगाए हुए। 12th वाले को लगता है ये क्या बैग उठा के घूमता रहता है, जब देखो तब होमवर्क। ये मुझे अगर ये किताब मिल जाए तो मैं इसको 15 दिन में पढ़ के और 90% बना के बता दूंगा। 6th में क्या रखा है, नन्ही सी तो किताब है। तो तुम 6th में था तब क्यों नहीं बनाया तुमने क्योंकि उस समय आप अपने आप को 6th में मानते हो, और 6th में मानते हो और उसको टेंशन मानते हो। अब उन बच्चे जो अभी 8th में है ना, उन्होंने उसको नकार दिया है कि वो 10th में है, वो 8th क्लास में पढ़ते हैं, 9th में पढ़ते हैं, उन्होंने नकार दिया उसको। उनको लगता है हम सिविल सर्विसेज के स्टूडेंट हैं और हमारे इस टीचर को कुछ नहीं आता क्योंकि ये सिविल सर्विसेज के लायक नहीं है, ये टीचर पे कुछ नहीं पढ़ा सकता और ये नन्हा सा सिलेबस है, क्योंकि हम जिसको पढ़ते हैं वो बहुत भारी भरकम सिलेबस है। तो मनस्थिति बदल गई, और मनस्थिति बदल गई तो परिस्थिति भी बदल गई। वो 8th क्लास बकवास लगने लगी, बात समझ में आई ना। उसको लगा ये कोई साल भर पढ़ने की चीज़ है, ये तो 1 आध घंटा पढ़ने की चीज़ है, 24 घंटा इसमें क्यों लगाएंगे, इसके बजाय हम 10-12 घंटा सिविल सर्विसेज का पढ़ेंगे। बात समझ में आ गई ना। जैसा 12th के बच्चे को 6 के साथ महसूस होता है, या फिर आप पिछले सेमेस्टर के साथ महसूस करते हैं। पिछले सेमेस्टर वाले आपको सीनियर को भगवान ही मानते हैं, क्योंकि वही बताता, टीचर से ज़्यादा तो सीनियर ही गाइड करते हैं।
कॉलेज में। सीनियर ही तो बताते हैं कि क्या है, और उनकी हेकड़ी रहती है, चाहे उसने ज़िंदगी में उसके जब उस सेमेस्टर में वो था तब उसने कुछ नहीं किया, लेकिन वो बोलता है ऐसे थोड़ी होगा, तुमसे ये नहीं होगा, तुम्हारे बस की बात नहीं है, इसमें बहुत यूँ करना पड़ता है, वैसा करना पड़ता है, जान लगानी पड़ती है, ऐसा नहीं, जबकि उसने खुद ने कुछ नहीं किया, लेकिन उसकी अपनी हेकड़ी होती है और वाकई में वो गाइड भी कर देता है उसको, और बड़ी बड़ी प्रॉब्लम को ऐसे चुटकियों में सॉल्व कर देता है, जबकि वो जब था तब स्ट्रगल कर रहा था। सिर्फ मनस्थिति बदली है क्या बदली है? मानसिक स्थिति बदल जाती है। तो आपको भी सिर्फ अपनी मानसिक स्थिति बदलना है। अगर मानसिक स्थिति बदल दी तो बहुत बच्चा तैयार ही है। जैसे हमारी मानसिक स्थिति बदली हुई, 29 साल से पढ़ा रहे हैं, हर साल पढ़ाते हैं, हर साल बच्चे सेलेक्ट होते हैं, हर साल पढ़ाते हैं, हर साल सेलेक्ट होते हैं, तो हमको ये मजाक लगने लगा है, हमको लगने लगा ये कौन सी बड़ी बात है, लाओ 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 हम बताते हैं सिलेबस, इसको यूँ कर लो, उसको यूँ कर लो, ये वहाँ मिलेगा, ये वहाँ मिलेगा, इसकी ये किताब है, उसकी ये किताब है, इसको यूँ कर लोगे तो ऐसा हो जाएगा, इसमें इतने नंबर ले आओ तो ये हो जाएंगे, उधर ये कर लोगे तो ये हो जाएगा। वो साधारण लगता है, लेकिन यही चीज़ आप दूसरे आदमी से पूछो कि सिविल सर्विसेज की तैयारी कैसे करें, बोले कलेक्टर ऐसे थोड़ी बनते, पूरा जन्म लग जाएगा, नया जन्म लेना पड़ेगा, पता नहीं क्या क्या बोल देंगे, मतलब आपको भटका देंगे, डरा देंगे, जबकि हमारे लिए ये सामान्य सी चीज़ है, क्योंकि हमारे लिए ये बिल्कुल एकदम सामान्य बात है, क्योंकि हर साल करते हैं, हर साल नए बच्चे आते हैं, बड़े घबराते हैं, सर ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, हम तो ये भी नहीं कर सकते, रोते हैं बहुत सारे बच्चे, आंसू आ जाते हैं, हम तो इस लायक ही नहीं है, हम तो यही नहीं कर पाएंगे, हमसे तो वही नहीं हो रहा। 6 महीने बाद थोड़े थोड़े हल्के हल्के मुस्कान आने लगते हैं उनके चेहरे पर, मुस्कुराने लगते हैं। उनको बोलो क्या हुआ, बोलो सर वो कुछ नहीं, सब ठीक है समझ में आ गया कि क्या करना है। फिर साल भर बाद फिर वो दूसरी टेंशन हो जाती है कि रैंक, अच्छी रैंक के लिए क्या करना पड़ेगा, अच्छी जगह पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा, मेंस दोबारा नहीं देना चाहते, इंटरव्यू में फिर से नहीं बैठना चाहते, अगर इस बार प्रीलिम्स निकल जाता तो हम नहीं चाहते कि मेंस रह जाए, तो इसलिए फाइनली ये भी बता दो मेंस का। पहले तो प्रीलिम्स का टेंशन था, अब मेंस का टेंशन हो गया, बाद में इंटरव्यू का भी शुरू हो जाता है, फिर रैंक अच्छी नहीं मिलने का शिकायत हो जाता है कि नीचे आ रहे हैं, आईपीएस नहीं मिल रहा, आईएएस नहीं मिल रहा, वो शिकायत शुरू हो जाती है। तो शिकायतें बदल जाती है, समय के साथ शिकायतें बदल जाती है, लेकिन मुस्कुराहट छा जाती है। तो ये तो हर साल का किस्सा है। मरीज आता है तो बोलता पेट में बहुत दर्द हो रहा है, ये चीरफाड़ करेंगे, वो तो बहुत घबराता है, लेकिन डॉक्टर तो मुस्कुराता रहता है, क्योंकि तो दिन में न जाने कितने ऑपरेशन करता है, उसको मालूम है सभी लोग ठीक होके जाते हैं। शुरू में सब गाली देते हैं, कई बार वो गाली देता है कि तुमने ये क्या कर दिया, मेरा कितना पेन हो रहा है, लेकिन उसको मालूम है इसको ठीक करने के लिए कर रहे हैं, तो निश्चिंत होता है, वो होके जाता है। तो ये तो एक प्रोसेस है, आप बस आप उसमें अगर प्रोसेस में शामिल हो गए तो आप होके ही जाओगे। कुछ लोग क्या करते हैं कि अपनी मनस्थिति के हिसाब से अपना डैमेज कर लेते हैं, खुद ही डिस्ट्रॉय कर लेते हैं। तो सुसाइडल नेचर जिन लोगों का होता है ना, हर चीज़ के लिए दूसरों को दोष देना और हर चीज़ के लिए भाग्य को कोसना, और ऐसे लोग जो है इसमें नुकसान में जाते हैं। पुरुषार्थी होना पड़ेगा आपको, भाग्यशाली नहीं, भाग्यवादी नहीं होना है कि जो भाग्य में लिखा होगा वो होगा, नहीं, पुरुषार्थी हम करके रहेंगे। दशरथ माझी ने जो वो किया था ना, उनने एक फिल्म देखी थी ना आपने, दशरथ माझी वाली, माउंटेन मैन, उसमें अंत में एक डायलॉग है कि भगवान भरोसे बैठने वाला कुछ, कि भगवान क्या पता हमारे भरोसे बैठा हो कि ये करेगा तब होगा। तो उसने कहा, लोग बोलते हैं भगवान करेंगे और भगवान भरोसे बैठे रहते हैं, तो वो उल्टा बोलता है, बोले क्या पता भगवान हमारे ही भरोसे बैठा हो कि इसी को करना है और ये करेगा तो हो जाएगा। तो ये वाली बात विकसित, इसको बोलते हैं पुरुषार्थी, पुरुषार्थ। मनुष्य को पुरुषार्थ करना चाहिए। असली में हिंदू धर्म का जो सिद्धांत है वो भाग्यवाद नहीं है, भाग्यवाद तो पलायनवाद है। इसलिए हमारे गुरुजी ने लिखा है, मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है, खुद है। हम अपने भाग्य के निर्माता खुद हैं, हम अपना भाग्य खुद लिखेंगे। ऐसे लोगों को पुरुषार्थी कहा जाता है, पुरुषार्थ, ठीक है। और पुरुषार्थ बड़ा साहसिक काम है, हर किसी के बस की बात नहीं, कमजोरों और कायर लोगों का काम नहीं है। वो भाग्य का सहारा लेते हैं कि हमारे भाग्य, ऐसे लोग बहुत दुखी होते हैं सिविल सर्विसेज में, तो इसलिए पुरुषार्थी बनना पड़ेगा। तो आज की बात जो मैंने रखी है वो खास करके नए बच्चों के लिए भी और पुराने भी, जो थोड़ा सा डावाडोल हो रहे हैं या फिर सोच रहे हैं कब से तैयारी शुरू करें, कैसे करें। अभी से करो, जब जागे तभी सवेरा, अभी से करो, आज से करो, और सिलेबस को फोकस करके करो, और उसके आसपास की सभी चीज़ों को समेटो, न्यूज़ आइटम्स को भी समझो। सभी कुछ जानना है आपको, जो कुछ भी दुनिया में मौजूद है, जिसका भी अस्तित्व है इस दुनिया में,
मनुष्य निर्मित चीज़ें और नेचुरल चीज़ें, प्राकृतिक चीज़ों को भी जानना है और मनुष्य ने जो निर्माण किया है उसको भी जानना है। चाहे वो साहित्य हो, चाहे वो कल्चर हो, चाहे वो साइंस हो, टेक्नोलॉजी हो, किसी भी प्रकार का ज्ञान हो, वो आपका सिलेबस है। बस उसको ऑर्गेनाइज करने का तरीका एक सिलेबस दिया हुआ है, जिससे कि आप एक दायरे में रहेंगे, एकदम उठपटांग कुछ तो भी नहीं पढ़ने लग जाएंगे। नहीं तो कई बोलेगा मैं तो कल से जो है सुंदरकांड पढ़ूंगा क्योंकि आप बता रहे हैं कि सभी कुछ है, तो केवल उससे बात नहीं बनेगी। सुंदरकांड भी पढ़ सकते हैं लेकिन केवल उससे बात नहीं बनेगी। तो हम लोग फोकस करें कि किस चीज़ को जो है हम लोग करेंगे। तो जैसे कॉन्स्टिट्यूशन दिया हुआ है तो कॉन्स्टिट्यूशन से लोग शुरू कर सकते हैं, जो बहुत ही, जिन लोगों ने अभी तक सीरियल का खूब अच्छा उपयोग हो सकता है। यूट्यूब पे दूरदर्शन के पुराने बहुत सारे सीरियल हैं ऐसे जिसमें सरकार के रिसोर्सेज भी लगे हुए हैं, फिल्म विकास निगम के रिसोर्सेज लगे हुए हैं, बहुत सारी फिल्में हैं ऐसी। तो फिल्मों और सीरियल के माध्यम से भी बहुत सारा आधार बनाया जा सकता है, आप चीज़ों को समझ सकते हैं। तो पुरानी बहुत सारी मूवीज़ हैं ऐसी जो महापुरुषों के ऊपर बनी हुई है, अंबेडकर के ऊपर, विवेकानंद के ऊपर, गांधी के ऊपर, नेहरू के ऊपर, टैगोर के ऊपर, बहुत सारे महापुरुष हैं जो आप 4th पेपर में देखेंगे। 4th पेपर में आपको महापुरुषों की लिस्ट मिलेगी, थिंकर्स, है ना। तो इंटरनेशनल लेवल की भी बहुत सारी फिल्म है, बहुत सारी हॉलीवुड की फिल्म्स हैं। और जो अपनी मीडियम बहुत अच्छा करना चाहते हैं वो इंग्लिश में करें, हिंदी वाले हिंदी में करें, लेकिन हिंदी वालों को भी इंग्लिश अच्छा करके रखना पड़ेगा, क्योंकि कई बार इंटरव्यू में वो इंग्लिश में ही पूछता है, हिंदी में पूछता ही नहीं है, उसको हिंदी आती नहीं और वो आपका इंटरव्यू लेगा जबकि आपका हिंदी मीडियम है। तो ये होता है कई बार। तो आपको इतनी इंग्लिश तो आनी चाहिए कि कोई आपसे इंग्लिश में पूछे तो चाहे आप हिंदी में जवाब दो, लेकिन प्रश्न तो आपको समझ में आ जाए, इतनी इंग्लिश तो आपकी होनी चाहिए। हिंदी वाले की भी इतनी इंग्लिश तो चाहिए कि उसने जो क्वेश्चन पूछा वो आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। अमेरिकन टोन नहीं होगा, उसका जो लहजा होगा वो इंडियन होगा, पर इंडिया में भी तो साउथ का लहजा अलग होता है। महाराष्ट्रियन आदमी अलग टाइप से इंग्लिश बोलता है, बिहारी अलग टाइप से इंग्लिश बोलता है, नॉर्थ ईस्ट वाला थोड़ी सी इंग्लिश उसकी अलग होती है। तो आपको इंडिया के तो सारे लहजे पता होना चाहिए, क्योंकि वहाँ कोई भी हो सकता है पूछने वाला, विदेश से नहीं आएगा, ठीक है। तो इसलिए आपको हॉलीवुड की मूवी समझ में नहीं आती तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन यहाँ वाले तो भारत के लहजे तो सारे पता होना चाहिए इंग्लिश के, खास करके JNU के और दिल्ली के। तो UGC के पुराने लेक्चर वगैरह सुन सकते हैं, UGC के बहुत सारे लेक्चर्स हैं, तो उसको सुनने की आदत डालिए। तो बेसिक तैयारी लंबी है, ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। अगर आपने पहले से तैयारी नहीं कर रखी तो एक लंबा सफ़र है, 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का, अभी की आपकी क्वालिटी के बेस पे। आसान काम नहीं है लेकिन असंभव भी नहीं है, उस रास्ते पे निकलना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा और कंटिन्यूस करना पड़ेगा। इसलिए PSC का फुल फॉर्म बताते हैं ना हम लोग, पेशेंस, सेक्रीफाइस एंड कंटिन्यूटी। पेशेंस रखो, धैर्य रखो बहुत अच्छे से, और सेक्रीफाइस कौन सी चीज़ों का, वही अभी आपको बताया, रिश्तेदारों का, फंक्शंस का, घूमने फिरने का, खाने पीने का, मौज मस्ती का, इनके साथ दोस्तों के साथ बात करने का, है ना। तो वो आपको सेक्रीफाइस करना पड़ता है। चीज़ें मन की जो पसंदीदा चीज़ें हैं उनको त्याग करना पड़ता है, क्योंकि टाइम वेस्ट हो रहा है उनमें, एनर्जी जा रही है। तो जहाँ जहाँ पे भी ऊर्जा की बचत हो सकती है वो करना है, समय की बचत करना है, और सबको एक साथ इस पढ़ाई में झोंक देना है। तो मुझे लगता है बात समझ में आ रही होगी आपको, ठीक है ना। तो आज थोड़ा सा पुराने लोगों को भी नया ऊर्जा लग रही होगी कि करना क्या है, क्योंकि गलतियां समझ में आ रही होगी ना, क्योंकि 60 तक पहुंच क्यों नहीं पा रहे, 60 तक नहीं पहुंच पा रहे तो सिलेक्शन तो अभी भी नहीं होगा। तो अगले 1 साल तक 55 तक पहुंच पा रहे हैं तो 1 साल और लगेगा अभी आपको। 50 तक हैं या 55 तक हैं तो 1 साल बाद आप कर पाएंगे, लेकिन 1 साल तक पूरा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग इस पर फोकस किए हुए हैं और ये कंपटीशन है। यहाँ आपके लायक हो जाने से बात नहीं बनेगी, यहाँ आपको सक्सेस नहीं होना है, यहाँ आपको सिलेक्ट होना है। पहले की क्लासेस होती थी जैसे एक सेमेस्टर से दूसरे सेमेस्टर में जाते हैं तो आप सक्सेस होते हैं, सफल हो गए। यहाँ चयनित होना है आपको, आपका चयन होगा। हो सकता है कि बिल्कुल हाईएस्ट मार्क्स आ जाएं आपके, तो भी हो सकता है आपका चयन ना हो, आपसे 1 नंबर जो ज़्यादा लाया उसका चयन होगा। तो कितने भी मार्क्स ज़्यादा लाना बहुत ज़रूरी है, मार्क्स की कोई सीमा नहीं है, आपको दूसरों से ज़्यादा लाना बहुत ज़रूरी है।
दूसरे जो ला रहे हैं उनसे जब ज़्यादा लाएंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। जबकि एक क्लास से दूसरी क्लास में तो पूरी पूरी क्लास चली जाती है, 50 लोग होते हैं, 50 के 50 लोग दूसरी क्लास में चले जाते हैं। जिसका 50% बना वो भी अगले क्लास में, 90% बना वो भी अगले क्लास में, दोनों एक ही बेंच पे बैठते हैं अगली क्लास में, दोनों सक्सेस हैं, लेकिन चयनित नहीं होता। सिविल सर्विसेज की एग्ज़ाम बिल्कुल अलग एग्ज़ाम है। कंपटीशन एग्ज़ाम कोई भी हो वो चयन के लिए होती है, नाम ही उसका कंपटीशन है। कंपटीशन एक तरह का देखा जाए तो दुश्मनी है। कंपटीशन निगेटिव वर्ड है, जीरो सम गेम है, यानी बहुत सारे फेल होंगे तब आप सेलेक्ट होगे। ये कोई दोस्ती निभाने का जरिया नहीं है कि हम सब सेलेक्ट हो जाएंगे, सहना वस्तु सहनो बुनकतु वाला ये तो सिलेक्शन होगा। इसमें जब तक बहुत सारे लोग फेल नहीं होंगे तब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा। लेकिन दूसरों को फेल करना तो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन उनसे ज़्यादा मेहनत करना तो हमारे हाथ में है, उनसे ज़्यादा मार्क्स लाना तो हमारे हाथ में। तो कंपटीशन का एक ही मंत्र है, दूसरों से ज़्यादा मार्क्स लेके आना। तो उसके लिए सब कुछ लगा दो, यानी रिसोर्सेज आपके बेस्ट हों, नोट्स आपके पास सबसे बढ़िया हों, टीचर आपके पास सबसे बढ़िया हो पढ़ाने वाला, आप अपना पूरा कमिटमेंट दें, पूरा अच्छे मन से पढ़ाएं, शरीर आपका सबसे तंदुरुस्त हो। और कोई 12 घंटे पढ़ता है तो आप 14 घंटे पढ़ोगे बस में, और 14 घंटों की क्वालिटी भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, तो आपको क्वालिटी मेंटेन करनी है हर चीज़ में, टाइम में भी, शरीर में भी, पढ़ाई में भी, टीचर की क्वालिटी भी और मटेरियल की क्वालिटी भी। तो मटेरियल और टीचर की क्वालिटी की गारंटी हम दे सकते हैं कि हम बेस्ट टीचर हैं, क्योंकि हमें अपने ऊपर विश्वास है, क्योंकि हमने इसके सिवाय कुछ सोचा नहीं। और हम केवल सिविल सर्विसेज की तैयारी कराते हैं, हमने कभी बैंकिंग की तैयारी नहीं कराई, रेलवे की नहीं कराई, एसआई की नहीं कराई, पुलिस की पता नहीं, पटवारी। और मेरे पास बहुत सारे बच्चे आते हैं, ये भी पढ़ा दो वो भी पढ़ा दो, आपको पैसे आएंगे, तो मैं करोड़पति हो सकता था। लेकिन मैंने कभी सिविल सर्विसेज के सिवाय कुछ नहीं पढ़ाया, क्योंकि मैं इसी के बारे में ही जानता हूँ, और इसके बारे में इतना जानता हूँ कि फिर दूसरे को दावा नहीं ठोकने दूंगा कि वो ज़्यादा जानता है, क्योंकि हमने इसके सिवा कुछ नहीं किया। तुमने 50 काम किया तो तुम्हारे अंदर वो क्वालिटी नहीं हो सकती, हमारे अंदर ज़्यादा क्वालिटी है, तो उसकी गारंटी हम देते हैं। मटेरियल की क्वालिटी इसलिए देते हैं क्योंकि मटेरियल हमने खुद ने बनाया, और एक एक पेज जो है एक एक रात में बनाया, तो उसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा है। तो कोई दावा नहीं कर सकता कि इससे बेस्ट मटेरियल हो सकता है। अब वो ठीक है कि बेस्ट मटेरियल उनके हिसाब से हो सकता है, लेकिन उन्होंने कर्मचारियों से बनवाया, उन्होंने लोगों से बनवाया, उन्होंने बहुत सारे लोगों को लगा के रखा उसमें। यहाँ हमने खुद ने बनाया, उसमें हमारा अनुभव भी शामिल है, हमारे मटेरियल में हमारा अनुभव भी शामिल है कि परीक्षा में ये क्यों आएगा, उसका कारण भी है। उनके यहाँ तो केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो बताए जाते हैं, या जनमानस ने तय किए हैं, या कई लोगों ने मिलकर के इधर उधर फ्लोट कर रहा है आइडिया कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस वजह से उन्होंने उसको इंपॉर्टेंट माना है। यहाँ हमने अपने से खुद से इंपॉर्टेंट माना है उसको, क्योंकि हमने इतने दिनों में उसको ऑब्जर्व किया है। ठीक है, तो ये चीज़ जो है, ये दो वाली तो शंका आपको नहीं करना चाहिए। आप अच्छे टीचर के पास हैं, अच्छे मटेरियल के सानिध्य में, अच्छी टेस्ट सीरीज है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर क्या दिक्कत हो सकती है? अब आपको अपना समय का मैनेजमेंट देख लेना है, अपना खुद का शरीर का मैनेजमेंट देख लेना है, दिमाग ठीक रखना है, मनस्थिति ठीक रखना है। ठीक है, और पूरा समय देना है, पूरा समय देना, यानी कि समय की बर्बादी नहीं करना। आपको टाइम वेस्ट, जितने भी लीकेजेस हैं समय के, जहां आपका समय बर्बाद होता है, उसको कम करना है, उन लीकेजेस को बंद करना है। ये जनरल क्वेश्चन, ये इस टाइप के लेक्चर में पहले खूब देता था, लेकिन अभी मैंने बंद कर दिए थे। मैं काफ़ी समय से केवल फोकस कर रहा हूँ सिलेबस पे, क्योंकि ये भी कई बार मुझे लगता था कि बच्चे परेशान हो जाते थे कि इतना भी क्या समझाना, हम सब समझते हैं। कई बच्चों को लगता था हम सब समझते हैं, हम सब समझ लेंगे। लेकिन अब बहुत दिन हो गए और इन दिनों में मेरे पास फ़ोन बहुत आ रहे हैं, तो मैं इतने लोगों को संतुष्ट नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैं उनको कहूँगा ये वाला लेक्चर देख लो, ये कंप्लीट पैकेज है आपके लिए। इसमें पूरा बता दिया है मैंने कि क्या करना है यहाँ से लेके वहाँ तक। ठीक है, और एक और चीज़ यहाँ मैं फिर क्लियर कर दूँ कि प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू में सिर्फ मेंस की तैयारी होती है, प्रीलिम्स इंटरव्यू की तैयारी कभी नहीं होती है, ध्यान रखिए। जो भी प्रीलिम्स और इंटरव्यू की तैयारी करने का दावा कर रहा है वो फर्जी आदमी है, वो धोखेबाज है, क्योंकि तैयारी केवल मेंस की ही हो सकती है। प्रीलिम्स इंटरव्यू अपने आप निकलेंगे उसमें,
इसलिए कोई बोलता मैं प्रीलिम्स का बैच चलाता हूं तो बकवास चीज़ है। प्रीलिम्स का बैच नहीं हो सकता। प्रीलिम्स अपने आप में अलग एग्जाम नहीं है, ठीक है। प्रीलिम्स का आप टेस्ट देते हो तो एक्सप्लेनेशन पढ़ते हो, वो एक्सप्लेनेशन मेंस का आंसर है, या मेंस का जब आप आंसर तैयार करते हो टू द पॉइंट, उसमें से प्रीलिम्स के एमसीक्यूज निकलेंगे। इसलिए अलग से गाइड लेकर के क्वेश्चंस लगाना, ये इससे प्रीलिम्स नहीं निकलेगा, ठीक है, उससे प्रीलिम्स नहीं निकलता। मेंस की ही तैयारी होती है, बट दुकान कोचिंग उससे नहीं चलती। कोचिंग मेंस से इसलिए नहीं चलती क्योंकि मेंस तो 10-12 हज़ार लोग देते हैं, और मेंस अगर कोई दे रहा है इसका मतलब प्रीलिम्स निकला हुआ है, तो उसका लेवल तो आ चुका है पढ़ाई का। मैंने अभी बताया कि मेंस निकालने लायक है, तभी तो प्रीलिम्स निकला है। इसमें क्या होता है कि वो बच्चे कभी मेंस नहीं निकाल पाते हैं जिनकी हैंडराइटिंग बहुत ही ज़्यादा खराब है, जिनको लिखने में बहुत दिक्कत आती है, आंसर कंप्लीट नहीं होते, कंसेप्ट उतने ज़्यादा क्लियर नहीं है, फैक्चुअल चीज़ें रटने में दिक्कत आती है क्योंकि वहाँ फैक्चुअल भी बहुत सारा डालना पड़ता है। तो ऐसे लोग कभी प्रीलिम्स पास हो जाते हैं तो उनका मेंस नहीं निकलता। इसलिए भले ही वो 4-4, 5-5 मेंस दे दें, उनका मेंस निकलता ही नहीं है। मेंस बहुत बड़ा हर्डल है उनके लिए। लेकिन जिन बच्चों का मेंस बहुत अच्छा है उनका प्रीलिम्स भी निकलता है, मेंस भी निकलता है और इंटरव्यू भी निकलता है। इंटरव्यू में वही चीज़ आप बोलते हो, मेंस में वो लिखते हो, या एमसीक्यू में देख करके सॉल्व करते हो, चीज़ें वही होती है। बट क्या होता है कि प्रीलिम्स के लिए जो फॉर्म भरते हैं वो तो लगभग 17-18 लाख लोग भर रहे हैं आजकल, और परीक्षा देने जाते हैं 12 लाख लोग। उसमें से 5 या 6 लाख लोग थोड़ा सा कुछ कर गुजरने की स्थिति में होते हैं, तो 2 या 3 लाख लोग जो है वो कोचिंग तलाशते हैं, और फिर 1-8 लाख लोग कोचिंग करते भी हैं। तो ये संभावना पैसा कमाने की सिर्फ प्रीलिम्स में होती है, इसलिए वो बोलते हैं हमारे यहाँ प्रीलिम्स का बैच है, इसलिए बोलते हैं। प्रीलिम्स का बैच बोलेंगे तो 10-12 लाख लोगों में से हम आसानी से चुन पाएंगे, क्योंकि उनमें संभावना बहुत ज़्यादा है पैसा खर्च करने की। और केवल 10-12 हज़ार लोगों के काम की अगर बैच चलाएंगे तो उसमें हमारे हिस्से में कितने लोग आएंगे, क्योंकि उसमें बहुत सारे तो इस लायक हैं कि वो हमारे यहाँ न भी आएंगे तो भी निकाल ले जाएंगे एग्ज़ाम, तो फिर वो आएंगे क्यों? वो इधर उधर टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेते हैं जैसे छोटा मोटा, और बस वो निकाल ले जाते हैं, तो वो कोचिंग ही नहीं करते, तो उनके पास मार्केट नहीं है उसका। इसलिए वो प्रीलिम्स का माहौल बना के रखते हैं, प्रीलिम्स का बैच है, ये प्रीलिम्स का बैच है। लेकिन प्रीलिम्स का बैच चला के करोगे क्या, ये कोई नहीं समझाएगा। यूपीएससी एमपीपीएससी में अंतर करना हो तो फिर मैं कहूँगा यूपीएससी में अच्छी क्वालिटी में तैयारी होती है, तो एमपीपीएससी वाले भी उसी को पसंद करते हैं। एक ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन है, सर आप यूपीएससी का पढ़ाते हो एमपीपीएससी का, बता दो स्पष्ट। तो मैं अच्छी क्वालिटी का पढ़ाता हूँ, उससे एमपीपीएससी भी निकलता है, यूपीएससी भी निकलता है। तो कई लोग बोलते हैं नहीं एमपीपीएससी में तो घटिया क्वालिटी होती है, तो मतलब हम घटिया क्वालिटी में पढ़ाना शुरू करें, तो कभी भी नहीं होता। एमपीपीएससी की तैयारी करके टॉप में कभी नहीं पहुंचता लो आदमी, यूपीएससी की तैयारी करने वाले बच्चे वहां टॉप कर जाते हैं। वहां के टॉप 10, टॉप 100 बच्चे वही होते हैं जिन्होंने यूपीएससी की बहुत बढ़िया तैयारी कर रखी। वो एमपीपीएससी को ज़्यादा वो 2-3 महीने में पढ़ लेते हैं, एमपीपीएससी के हिसाब से बेसिक चीज़ें पढ़ लेते हैं। और मध्य प्रदेश का आदमी है तो उसको एमपीपीएससी की अच्छी तैयारी कर ही लेना चाहिए, चाहे वो यूपीएससी दे रहा हो, क्योंकि उसको इंटरव्यू में पूछेंगे एमपी के बारे में, तो एमपी का तो अच्छी तैयारी होनी चाहिए उसकी। तो यूपीएससी का अगर मध्य प्रदेश का बच्चा है तो एमपी की अच्छी तैयारी होनी चाहिए, और अगर आप एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो यूपीएससी की बेस्ट तैयारी आपको करनी चाहिए, ताकि आप अच्छा परफॉर्मेंस कर पाओ एमपीपीएससी, खास करके मेंस में। ठीक है कि एमपीपीएससी प्रीलिम्स में आपको उसका उतना लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन मेंस में तो अच्छी क्वालिटी का लिखना पड़ेगा ना। अच्छी क्वालिटी का लिखोगे तो अच्छे मार्क्स देगा एमपीपीएससी में भी, घटिया क्वालिटी का लिखोगे तो हल्के मार्क्स देगा। वो 10 में से 7-8 ले जाएगा, यूपीएससी स्टैंडर्ड पे लिखेगा, तो एमपीपीएससी स्टैंडर्ड पे लिखेगा तो 4-5 मिलेंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा नायब तहसीलदार बनेगा, नीचे की कोई पोस्ट मिल जाएगी ज़्यादा से ज़्यादा, डिप्टी कलेक्टर तो नहीं बन पाएगा। बात समझ में आ गई? तो इसलिए ये वाला मसला भी मैंने सॉल्व कर दिया, ठीक है। प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू वाला भी सॉल्व कर दिया। जहाँ तक मीडियम की बात है तो मैंने आपको एक और फिर बता दूं, मीडियम आपका जो होना चाहिए वो इंग्लिश अगर कर सकते हो तो इंग्लिश करना चाहिए,
कई लोग बोलते हैं हम इंग्लिश भी अच्छा कर लेते हैं, हिंदी भी अच्छा कर लेते हैं, तो फिर इंग्लिश करो। ऐसे लोगों के लिए हमारी सलाह है आप इंग्लिश करो। लेकिन कोई अगर इंग्लिश नहीं कर सकते हैं या इंग्लिश करने में टाइम लगेगा, लेकिन हिंदी मीडियम की क्वालिटी भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। इंग्लिश ऑर्डिनरी होगा तो भी ठीक बिहेव करेगा, लेकिन इंग्लिश ऑर्डिनरी, हिंदी ऑर्डिनरी नहीं चलेगा। ऑर्डिनरी हिंदी में आप अच्छे मार्क्स नहीं ला पाएंगे। तो ऑर्डिनरी से मतलब अखबार वाली जो लैंग्वेज है, थोड़ी सी उससे ऊंची विकसित करनी पड़ेगी। हाँ, लेकिन बहुत टफ नहीं, एकदम शुद्ध हिंदी वाला, वो कठिन वाला नहीं, लेकिन थोड़ी सी अच्छी क्वालिटी की हिंदी होनी चाहिए और फ्लुएंट होना चाहिए हिंदी में भी। हिंदी में भी स्ट्रगल करते हैं बहुत सारे लोग। तो हिंदी मीडियम है तो थोड़ा सा, अब कई लोगों की मान्यता है कि हिंदी में बहुत सारे लोग बच्चे सेलेक्ट नहीं होते, इंग्लिश में ज़्यादा होते हैं, तो वो तो बचपन से ही हो जाता है। पूरे गांव में, पूरे कस्बे में, आपके मोहल्ले में, किसी सिटी में, आप किसी कॉलोनी में भी रहते हैं, तो जो सबसे ज़्यादा रिसोर्सेज जिस आदमी के पास है, सबसे बेस्ट टीचर या ट्यूशन जिस आदमी के पास है, और सबसे ज़्यादा पैसा जिस आदमी के पास है, वो इंग्लिश मीडियम में जाता है। और जिसका बच्चा जितना इंटेलिजेंट है, मान लीजिए ऑटो चलाने वाले का बच्चा है, बहुत ही इंटेलिजेंट है, तो वो चाहे कुछ भी मजदूरी करेगा, ऑटो और नाइट शिफ्ट भी चलाएगा, 2-2 शिफ्ट में चलाएगा, लेकिन अपने बच्चे को इंग्लिश मीडियम में करवाएगा, क्योंकि वो जानता मेरा बच्चा बहुत तेज है पढ़ने में। तो तेज बच्चे इंग्लिश मीडियम में जाते हैं, ये सच्चाई है भारत में। और जिनके पास रिसोर्सेज कम है, अवसर कम है, और जिनके बच्चे साधारण पढ़ने वाले हैं, वो हिंदी मीडियम में जाते हैं। तो ये तो बचपन से ही हो जाता है तय कि हिंदी मीडियम वाले कमज़ोर रहेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले तेज रहेंगे। ये तो बचपन में ही हो जाता है। अब ये है कि केवल ये बात नहीं कि हिंदी मीडियम में तेज बच्चे नहीं हो सकते हैं, बट उनकी इंग्लिश भी अच्छी होगी। इंग्लिश में भी वो डिस्टिंक्शन लेके आएंगे, इंग्लिश उनको पूरी समझ में आएगी, कई बार किताबें, अखबार वगैरह इंग्लिश में पढ़ लेंगे, बस मीडियम हिंदी किए हुए हैं। ऐसे बच्चे यूपीएससी निकाल ले जाते हैं। लेकिन जिसकी इंग्लिश भी कमज़ोर है, इंग्लिश मीडियम भी नहीं है, इंग्लिश पढ़ने में भी दिक्कत आती है, इंग्लिश सुनने में भी दिक्कत आती है, बोलने में तो आती ही है और लिखने में भी आती है, बट सुनने में और समझने में भी नहीं आती उसको इंग्लिश, तो फिर ऐसे आदमी का तो यूपीएससी निकालना भी बहुत मुश्किल है। ठीक है कि आपको लिखना नहीं आता इंग्लिश में, तो आप हिंदी में लिख दो, बोलना नहीं आता तो हिंदी में बोल देना इंटरव्यू में, बट मटेरियल जो अडॉप्ट करोगे आप, जो मटेरियल आप डाउनलोड करोगे, जो लिखोगे, राइट डाउन, वो सब तो आपका इंग्लिश ही वाला सबसे ज़्यादा है, और क्वालिटी भी उसी में है, क्योंकि ट्रांसलेशन आप कितना भी कर दो वो क्वालिटी आती नहीं। ठीक है, तो कोशिश ये करें कि हिंदी मीडियम बुरा नहीं है, हिंदी मीडियम अच्छा है, हिंदी मीडियम में सिलेक्शन भी होता है और बहुत सारे बच्चों का भी होता है। ठीक है, थोड़ी संख्या कम है, तो संख्या कम इसलिए है क्योंकि आप साइंस सब्जेक्ट को सबसे ज़्यादा अच्छा मानते हैं और इंग्लिश वाले बच्चे ज़्यादातर साइंस लेते हैं, फिर हिंदी वाले आर्ट्स कॉमर्स में घुस जाते हैं। तो भेदभाव हर जगह पर है, मेडिकल में, आईआईटी में, साइंस के दूसरे सब्जेक्ट्स में, ग्रेजुएशन में जो बीएससी करते हैं, बीए करते हैं और बीकॉम करते हैं, तो बीए और बीकॉम वालों की क्वालिटी कम होती है, और क्योंकि उनका हिंदी मीडियम होता है, अगर बीएससी में ज़्यादातर इंग्लिश मीडियम वाले होते हैं। यही बीटेक और एमबीबीएस में ज़्यादातर इंग्लिश मीडियम वाले होते हैं। तो क्रीम तो ऑलरेडी एक बचपन में छट गया, दोबारा फिर 11-12 के बाद में टेक्निकल और एजुकेशन और इनमें यहाँ पर फिर क्रीम छट गया, और फिर पीजी में और छट गया, तो लास्ट में जाकर के तो वो क्रीम ही तो सेलेक्ट होगा, तो ज़्यादा संख्या तो उसी की होगी क्रीम की। तो वो ऑब्वियस है, वो कोई भेदभाव नहीं है, बल्कि वो सहज है, क्योंकि क्वालिटी की छटनी हो चुकी है। और जो क्वालिटी वाला बच्चा, मैंने अभी बताया, हिंदी मीडियम में कहीं किन्हीं कारणों से रह गया, आर्थिक कारणों से, सामाजिक कारणों से, या उसके गांव में सुविधा नहीं थी इंग्लिश मीडियम की या इस टाइप की, और बट उसको हिंदी में जैसे तैसे करना पड़ा, ऐसे बच्चे सारे यूपीएससी निकाल जाते हैं, हिंदी से ही निकाल ले जाते हैं, वो उनको बिल्कुल दिक्कत नहीं आती। ठीक है, तो जो लोग हिंदी में हैं, हिंदी मीडियम में हैं, वो अपने मीडियम को अच्छा करें, हिंदी को अच्छा करें, लेकिन साथ साथ इंग्लिश को समझें। इंग्लिश में पढ़ना भी आना चाहिए, समझना भी आना चाहिए, सुनना भी आना चाहिए। पढ़ना, सुनना और समझना, ये तीनों ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ट्रांसलेशन करने की पावर तो होना ही चाहिए कि आप ट्रांसलेट कर सकें। तो क्योंकि सुनना समझना तो तभी होगा जब आप उसको ट्रांसलेट कर लेते हो, उसका मतलब ही ट्रांसलेशन है। तो ट्रांसलेशन की पावर जिसकी अच्छी हो जाती है, उसकी हिंदी का प्रकटीकरण, उसका प्रस्तुतिकरण भी बहुत एडवांस हो जाता है। इसलिए आप रविश कुमार को देखते थे, उसकी जो हिंदी की डॉक्यूमेंट्री होती थी या हिंदी का जो
वो बहुत प्रभावी होता था, दिल को छूता था, क्योंकि वो इंग्लिश में पढ़ता था, क्योंकि एनडीटीवी में पहले वो ट्रांसलेशन का काम करता था, उसका काम ही ट्रांसलेशन का था। हम बहुत अच्छे से दोनों मीडियम में गाइड कर पाते हैं, तो वो इसी वजह से कर पाते हैं क्योंकि हम लोगों ने ट्रांसलेशन खूब किया है, ढेरों पेज ट्रांसलेशन किया, हजारों पेज किया, लाखों पेज किया। तो ट्रांसलेशन बहुत अच्छा कर पाने से हम दोनों मीडियम में बोल पाते हैं। इसलिए आप टर्मिनोलॉजी को देखते हो, हम हिंदी में बोलते ही नहीं हैं, क्योंकि वाकई में समझ में नहीं आएगी। कॉपी चेक करने आप लिख भी दोगे तो कॉपी चेक करने वाले को नहीं आएगी, तो मार्क्स तो मिलेंगे नहीं। ठीक है, तो अगर इंग्लिश कर सकते हो अच्छी बात है, और अगर नहीं कर सकते हो तो हिंदी भी अच्छी बात है, बट उसमें इम्प्रूव करना पड़ेगा। ऑर्डिनरी हिंदी आपको सफलता नहीं दिला पाएगी। ठीक है, मुझे लगता है अधिकांश जो फ्रिक्वेंटली आज क्वेश्चंस होते हैं FAQs, वो मैंने कवर कर दिए हैं, और बहुत दिनों बाद किए हैं। थोड़ा थोड़ा इंस्पिरेशन वो वाला भी हो गया, मोटिवेशनल भी हो गया, और उन चीज़ों को हमने क्लियर भी किया। और नए बच्चे जो आप लोगों में से आए, कई बार अपेक्षा करते होंगे कि हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये क्या तो पढ़ा रहे हैं, कहाँ से जा रहे हैं। मुझे लगता है आज क्लियर हुआ होगा। ठीक है, ये शॉर्टकट भी है और यही सब है जो भी है, इसके अलावा और कुछ नहीं होता। बाकी सब मार्केट में है, वो बहलाने की चीज़ है, फुसलाने की चीज़, उससे बात बनेगी नहीं। ठीक है ना, चलिए शांति पाठ। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षग्वं शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्टासु शांतिर्भवतु। बोले गायत्री माता की, परम पूज्य गुरुदेव की, परम वंदनीया माता जी की। हम सुधरेंगे, हम बदलेंगे, एक बनेंगे। जन्म जहाँ पर, अन्न जहाँ का, ज्ञान जहाँ से, वह है प्यारा। देश की रक्षा कौन करेगा? मानव मात्र, नर और नारी, जाति वंश सब, भारत माता की, भारतीय संस्कृति की